ओके, सो स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा था कि हम किस तरह से अपने पास आर्ट डिज़ाइन को अपने प्रोजेक्ट के अंदर सेटअप करते हैं और आर्ट डिज़ाइन के कंपोनेंट्स वहाँ पे किस तरह के हैं, और हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन में देखी थी किस तरह से हम उसको रीड आउट कर सकते हैं, किस तरह कहाँ पे हमें प्रॉप्स मिलेंगे, ये सब चीज़ हमने देखी थी इसको। और आज जो है, और इसको हम इंशाल्लाह जो हम आगे प्रोजेक्ट बनाएंगे रेलवे प्रोजेक्ट्स, उसके अंदर हम इन सारे कंपोनेंट्स को यूज़ कर रहे होंगे और डिटेल के अंदर देखेंगे इनके प्रॉप्स वगैरह को। अभी फ़िलहाल आज की क्लास के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि हमें ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट किस तरह से हमें परफॉर्म करनी है। हम लोगों ने ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के लिए पहले एक चीज़ यूज़ की है, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने पढ़ाया था यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एपीआई। और और ओके, सो यहाँ पर ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट में मैंने आप लोगों को पहले कॉन्टेक्स्ट एपीआई पढ़ाई थी, अगर आप लोगों को याद हो तो। कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर भी हम सेम यही काम कर रहे थे जो कि हम यहाँ पर आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं रेडक्स टूलकिट के अंदर भी हम वही काम करेंगे। तो फिर दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? कॉन्टेक्स्ट एपीआई में हमने देखा था कि सपोज कर ले हमारे पास एक ये पेरेंट कंपोनेंट है, और ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, देन एक कंपोनेंट, देन एक कंपोनेंट, देन एक कंपोनेंट, देन एक कंपोनेंट। और चाइल्ड ए कर लेते हैं इसको, ये चाइल्ड, देन ये हमारा चाइल्ड बी हो गया, और देन ये सब चाइल्ड हम इसे बोल देते हैं A1, एंड देन सब चाइल्ड A2 और सब चाइल्ड A2, सब चाइल्ड B1, सब चाइल्ड B2। और इसको लिंक भी करवा लेते हैं। हाँ, ओके, सो ये हमारे पास जो सिनेरियो है, अब ये जो नेस्टिंग हमारे पास है, पेरेंट टू चाइल्ड और चाइल्ड टू सब चाइल्ड और सब चाइल्ड टू फिर आगे सब चाइल्ड, ये हमारे पास से ज़्यादा भी नेस्टिंग हो सकती है। अभी फ़िलहाल मैंने 3 लेवल की नेस्टिंग ही की है। फर्स्ट लेवल हमारे पास यहाँ पर ये आ गया, सेकंड हमारे पास ये लेवल है, और थर्ड ये है। अब इससे ज़्यादा भी डीप हमारे पास नेस्टिंग हो सकती है। अब सपोज कर लें हमारे पास यहाँ पर एक हमारा पेरेंट कंपोनेंट है जो कि हमारे केस में ऐप कंपोनेंट होता है, और यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टेट पड़ी हुई है। स्टेट का मतलब कोई भी स्टेट हो सकती है वो स्टेट। अब ये स्टेट को मुझे अगर यहाँ पे पास करना है सब चाइल्ड A1 के अंदर, तो हमारे पास एक जो अप्रोच थी जो हम लोगों ने देखी थी वो हमारे पास क्या थी कि हम लोग यहाँ पर पहले हम क्या कर सकते हैं, इवन दो कि मुझे सब चाइल्ड A1 में पास करना है, बट मुझे मेरी मजबूरी है कि मुझे पहले यहाँ से पेरेंट से चाइल्ड A में पास करना पड़ेगा, देन फिर चाइल्ड A से फिर चाइल्ड सब चाइल्ड A1 के अंदर पास करना पड़ेगा। इसी तरह अगर सपोज कर ले मेरे पास यहाँ पे सब चाइल्ड A1 के अंदर स्टेट पड़ी हुई है कोई, और मुझे उसको एक्सेस चाहिए, ठीक है, सब चाइल्ड A2 के अंदर, तो हम लोग किस तरह से इसके अंदर यहाँ पे लेके आ सकते हैं उस स्टेट को? प्रॉप्स के थ्रू ही लेकर आएंगे। ऑब्वियसली बात, हमने ये चीज़ देखी थी कि हम पेरेंट टू चाइल्ड A1 पास करेंगे पहले प्रॉप्स के थ्रू डेटा, और देन फिर चाइल्ड एक और हमारा कंपोनेंट है, और यहाँ पे हमने एक और कंपोनेंट को कॉल किया हुआ है, तो वहाँ चाइल्ड A से हम सब चाइल्ड A1 के अंदर फिर प्रॉप्स के थ्रू डेटा पास करेंगे, ठीक है। अब इस तरह अगर मुझे सब चाइल्ड A1 से कोई डेटा पड़ा हुआ है और मुझे यहाँ पे सब चाइल्ड A2 के अंदर चाहिए, तो मेरे पास मैं डायरेक्टली ऐसे नहीं पास कर सकता हूँ, मुझे डायरेक्ट अलाउ नहीं करेगी। तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे अली, आई अगेन थिंक हमने यूज यूज स्टेट हुक यूज किया था इसके लिए। नहीं, हमने स्टेट के लिए हमने स्टेट हुक यूज किया था, बट ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के लिए, मतलब जहां पर हम चाह रहे हैं कि हम ग्लोबली अपनी, अभी हम इस इशू को थोड़ा देख लेते हैं, और देन हम उस चीज़ पे आएंगे कैसे हम इस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हम पहले कॉन्टेक्स्ट एपीआई को पढ़ चुके हैं। अब हम फर्दर एक और चीज़ पढ़ेंगे इसी काम के लिए जो कि थोड़ा एडवांस चीज़ है, और मोस्ट ऑफ दी कंपनीज इस चीज़ को मतलब कि रिक्वायरमेंट होती है कि आपको ये रेडक्स टूल किट या रेडक्स आनी चाहिए ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के लिए, और इसके एडवांटेज क्या है ओवर कॉन्टेक्स्ट एपीआई, इसको भी हम आगे देखते हैं। सो
अब मेरे को यहाँ पर अगर डेटा मुझे सब चाइल्ड A1 से A2 में पास करना है तो मैं डायरेक्टली ऐसे नहीं पास कर पाऊंगा, ये चीज़ हमें अलाउ नहीं करेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं सब चाइल्ड A1 से चाइल्ड ए में पास करूँ डेटा प्रॉप्स के थ्रू, या जो भी हमने हायर ऑर्डर फंक्शन के थ्रू देखा था जो भी है ऑफकोर्स, और देन पेरेंट के अंदर यहाँ से पास करूंगा, सॉरी यहाँ में पास नहीं करना, सब चाइल्ड A1 से हम चाइल्ड ए में पास करेंगे, और देन अब यहाँ पर आ गया, अब यहाँ से पेरेंट टू चाइल्ड में पास कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ से इसके अंदर पास कर दूंगा। तो हमारे पास कुछ ये चीज़ यहाँ पे चलेगी, ठीक है। और सपोज कर ले अगर मुझे यहाँ पर सब चाइल्ड A1 से डेटा मुझे सब चाइल्ड B2 के अंदर पास करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जरा वो भी देख लेते हैं। मुझे यहाँ से पहले पास कर, हम पेरेंट टू चाइल्ड जा सकते हैं, हम डायरेक्टली इस तरह नहीं पास कर पाएंगे। किस तरह से, हम डायरेक्टली इस तरह से यहाँ पे पास नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें पेरेंट टू चाइल्ड ही जाना, या पेरेंट टू चाइल्ड जा सकते हैं, चाइल्ड टू पेरेंट जा सकते हैं, बस हमारे पास यही अप्रोच है, इसके अलावा कोई अप्रोच नहीं है मेरा प्रोवाइड कर रहा होता बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम चाइल्ड ए में पास करेंगे, फिर यहाँ से अब क्योंकि मुझे यहाँ पे इस जगह पे आना है, तो ऑब्वियस ही बात है मैं इसकी पेरेंट में पहुंचूंगा तो फिर यहाँ पे पास कर सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस चाइल्ड ए से फिर डायरेक्ट ऊपर एक और चाइल्ड, क्योंकि यहाँ से मैं इसमें नहीं जा सकता हूँ, मुझे डायरेक्ट अलाउ नहीं करता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से फिर मैं जाऊँगा पेरेंट इसमें, यहाँ पर, और देन अब यहाँ से फिर मैं यहाँ चाइल्ड बी में, और देन फिर यहाँ चाइल्ड बी से फिर देन यहाँ पर सब चाइल्ड B2 में। सो अभी अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास मुझे डेटा ऑल्दो कि यहाँ से इसमें चाहिए था डायरेक्टली, ठीक है, बट हमारे पास कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं है जिसको हम यूज़ करते हुए सिर्फ रैक की अगर बात करो कॉन्टेक्स्ट रिप्ले को भी हटा देते हैं और रेडक्स को भी हटा देते हैं, तो हमारे पास कोई भी ऐसी अप्रोच नहीं थी जिसको हम यूज़ करके डायरेक्टली यहाँ से इस कंपोनेंट का डेटा को यहाँ पर लेके आ सकें। हमें क्या करना पड़ा, हमें इतना लंबा चक्कर काटना पड़ेगा, सब चाइल्ड से चाइल्ड ए, फिर पेरेंट, फिर चाइल्ड बी, फिर ये, ठीक है। इवन कि मुझे चाइल्ड ए में भी डेटा नहीं रिक्वायर्ड था, मुझे पेरेंट के अंदर भी डेटा रिक्वायर्ड नहीं था, मुझे चाइल्ड बी के अंदर भी डेटा रिक्वायर्ड नहीं था, बट फिर भी मुझे मेरी मजबूरी थी कि मुझे यहाँ डेटा पास करके ले जाना पड़ा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इशू है, हमारे पास इशू क्या है, आपको क्लियर हुआ यहाँ पर क्या इशू आ रहा है यहाँ पर आयशा? इशू हमारे पास सिंपल सा ये है कि हम यहाँ से किसी भी कंपोनेंट से डायरेक्टली किसी दूसरे जी, कंपोनेंट में डेटा डायरेक्टली हम जा नहीं सकते। हम पास नहीं कर अच्छा सकते। अली, मैं एक चीज पूछना चाह रही थी, अब जैसे हमें आपने बताया कि चाइल्ड ए से चाइल्ड बी में जाना है, तो हम सब चाइल्ड से चाइल्ड ए से डायरेक्टली चाइल्ड बी में नहीं जा सकते विदाउट टचिंग पेरेंट? नो, ये तो मैं बता रहा हूँ कि हम अपने एडजेसेंट पेरेंट या एडजेसेंट चाइल्ड या सिबलिंग को हम डेटा पास नहीं कर सकते। हमारे पास दो ही तरीके हैं, मैं अगर यहाँ पे दोबारा मेंशन कर दूं, एक हमारे पास तरीका क्या है, पेरेंट टू चाइल्ड डेटा पास करने का चाइल्ड, और सेकंड हमारे पास तरीका क्या है, वो हमारे पास है चाइल्ड टू पेरेंट। बस इसके अलावा हमें बाय डिफॉल्ट रैक कोई तीसरी अप्रोच यूज करनी नहीं दे रही है, चाइल्ड टू पेरेंट बस। तो अब अगर हम यहाँ पे चाइल्ड ए से चाइल्ड बी में जाना चाह रहे हैं, तो ये हमारे पास ना पेरेंट है इसका और ना ही इसका चाइल्ड है, ये सिबलिंग एक तरह से आप बोल सकते हैं, तो सिबलिंग वगैरह अलाउ नहीं कर रही है, ठीक है। तो तभी हमारी मजबूरी बनी कि हम यहाँ से सब चाइल्ड, अगर मुझे यहाँ पे पास करना है सब चाइल्ड B2 में सब चाइल्ड A1 से, तो मुझे इतना सारा चक्कर लगा के जाना पड़ेगा ये, ठीक है। इसमें फिर एक नुकसान और भी क्या होगा, इवन कि मुझे यहाँ पर चाइल्ड ए और चाइल्ड बी में डेटा नहीं चाहिए था, ना पेरेंट में चाहिए था, क्योंकि मैं यहाँ से प्रॉप्स पास कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से प्रॉप्स पास कर रहा हूँ, अगर मेरा प्रॉप्स में डेटा जो है वो चेंज होगा तो ऑब्वियसली बात है मेरे कंपोनेंट दोबारा से रीरेंडर होंगे, ये तीन कंपोनेंट मेरे बिला फजूल के रीरेंडर हो रहे हैं, ठीक है। तो एक ये भी यहाँ पर डिसएडवांटेज आ जाता है, ठीक है। तो अब हम चाह रहे हैं कि हमारे पास कोई इस तरह का तरीका आ जाए, इस तरह का मैकेनिज्म आ जाए जिसको यूज करते हुए मैं अगर पेरेंट में बैठा हुआ हूँ तो मैं चाइल्ड पेरेंट में मेरी कोई स्टेट है तो वो मैं सब चाइल्ड A1 में डायरेक्टली एक्सेस कर लूँ, सब चाइल्ड B2 में एक्सेस कर लूँ, अगर सब चाइल्ड A1 में कोई स्टेट पड़ी हुई है तो उसको सब चाइल्ड B2 में डायरेक्टली एक्सेस कर लूँ, ठीक है। तो इस काम के लिए हम पहले कॉन्टेक्स्ट एपीआई को पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसमें भी सेम हमारे पास यही चीज होती थी कि हम ग्लोबल अपनी जो हमारी स्टेट होती थी जो कि हम लोकली हम बना रहे होते थे, इस कंपोनेंट के अंदर, इस कंपोनेंट के अंदर, इस कंपोनेंट के अंदर, इस कंपोनेंट के अंदर, इस कंपोनेंट में, किसी भी कंपोनेंट में हम जो अपनी लोकल स्टेट बना रहे होते थे, उस स्टेट को अगर मुझे किसी दूसरे कंपोनेंट के अंदर पास करना होता था तो हम प्रॉप्स के थ्रू पास करते थे, या तो पेरेंट टू चाइल्ड या चाइल्ड टू पेरेंट, ठीक है। तो अब मैं चाह रहा हूं कि ये जो भी मेरी स्टेट है जिसको मुझे लग रहा है कि ऐसी कोई स्टेट है जो कि मुझे मल्टीपल कंपोनेंट्स के अंदर चाहिए, ठीक है, तो मैं उस स्टेट को उठाऊंगा, ठीक है, और मैं अपने यहाँ पर एक ग्लोबल स्टेट बना लूंगा। ग्लोबल स्टेट, और ग्लोबल स्टेट हम किसको यूज करके बनाएंगे, हम रेडेक्स को बना सकते हैं यूज करते हुए
रेडक्स टूल किट को या कॉन्टेक्स्ट एपीआई को किसी को भी यूज करके बना सकते हैं। अब जो रेडक्स टूल किट या रेडक्स जो है हमारे पास, वो हमारे पास एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, हम उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके थ्रू हम कर सकते हैं ये काम, ठीक है। और कॉन्टेक्स्ट एपीआई हमारे पास बिल्ट इन फीचर है रैक के अंदर ग्लोबल स्टेट के लिए, ठीक है। पहला डिफरेंस हमारे पास ये है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ग्लोबल स्टेट बना लूंगा, ठीक है। सपोज कर ले मेरे पास यहाँ पे पोस्ट का एरे है और उसके मेरे मल्टीपल पोस्ट पड़ी हुई 100 पोस्ट पड़ी हुई। अब ये मैंने एक स्टेट बना ली है। अब पेरेंट इस कंपोनेंट के अंदर मुझे सपोज कर ले इस पोस्ट की ना लेंथ शो करवाना है, मतलब कि मेरा पेरेंट कंपोनेंट के अंदर मेरा हेडर पड़ा हुआ है और उस हेडर के अंदर मुझे टोटल पोस्ट की काउंट दिखानी है, कितनी पोस्ट की काउंट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके लिए मुझे पोस्ट की पूरी पूरी एरे चाहिए होगा, देन उसके ऊपर मैं डॉट लेंथ करके इसके स्टेट को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। मैं टोटल काउंट निकाल सकता हूँ। और सेम यही पोस्ट वाला जो एरे है, इसको मुझे यहाँ पर सब चाइल्ड 2 के अंदर मेरा एक पोस्ट का कंपोनेंट है, इसके अंदर मुझे आइटरेट करवाना है, यूआई में शो करवाना है। तो अब बजाय ऐसे कि मैं इसको यहाँ पर रखूं इस पोस्ट वाले एरे को, ठीक है, इस लोकल कंपोनेंट में यहाँ पर, और यहाँ से मैं डॉट लेंथ तो कर लूंगा, बट जब मुझे यहाँ पर डेटा चाहिए होगा तो फिर मुझे वही पेरेंट टू चाइल्ड और फिर चाइल्ड टू सब चाइल्ड पास करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह के सिनेरियोस के अंदर हम क्या करेंगे, ऐसी कोई स्टेट जो कि हमें लग रहा है कि इस एक कंपोनेंट में इसमें भी हमें यूज करनी है, इसमें भी यूज करनी है, इसमें भी यूज करनी है, इस वाले में भी, ठीक है। मल्टीपल जगहों पर हमें यूज करनी है, ठीक है। तो हम उसको उठाकर ग्लोबल स्टेट पे ले जाएंगे, ठीक है। और देन अब इसमें ग्लोबल स्टेट में ले जाने का फायदा क्या होगा हमारे पास, अगर मैं इस पे आऊँ, इसका फायदा क्या होगा। इसका फायदा ये होगा कि ये हमारे पास ग्लोबल स्टेट होगी और यहाँ पर हमारे पास और भी स्टेट आ सकती है। यहाँ पर सपोज कर ले मेरे पास पोस्ट की लेंथ है, मेरे पास कार्ट है, कार्ट में मेरे पास कितने आइटम्स हैं, ठीक है, वो मेरे पास उसका एरे पड़ा होगा, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास कोई कुछ भी हो सकता है, मेरा थीम है, इवन कि आपको थीम डार्क थीम है, लाइट थीम है, जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इस डार्क थीम मेरे पास स्टेट है इस डार्क थीम, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक बाय डिफॉल्ट फॉल्स पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मतलब मेरे पास बाय डिफॉल्ट क्या है, लाइट थीम ऑन अनेबल होगा, ठीक है। तो अब ये मेरे पास एक स्टेट पड़ी हुई, वैल्यू पड़ी हुई है। अब ये जो डार्क थीम और लाइट थीम है, ये आपको पता है कि एक इस तरह की स्टेट है जो कि मुझे ऑब्वियसली बात, जब मैं अपना डार्क मोड और लाइट मोड को टॉगल करवा रहा हूँ, तो आपको पता है कि जब मैं टॉगल वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरी पूरी की पूरी इंटायर एप्लीकेशन, जितने भी स्क्रीन हो, जितने भी कंपोनेंट्स हो, सब मुझे डार्क थीम से लाइट थीम के स्विच होते नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। तो अब इस तरह के सिनेरियोस के अंदर, जैसे कि ये एक बेस्ट एग्जांपल है डार्क थीम वाली। अब इसको अगर मैं पैरेंट पे रख लूं, ठीक है, तो अब ऑब्वियसली बात है, मुझे जब इसकी स्टेट चेंज होगी, जब मैं टॉगल पे बटन पे क्लिक करूंगा स्टेट चेंज होगी, ये फॉल्स से ट्रू होगा, तो मुझे सारे के सारे कंपोनेंट में इसकी स्टेट को पास करना होगा इंडिविजुअली, ऐसा ही है। पहले यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ पर सब जगह पे पास करना होगा, ठीक है। और सपोज कर लें अगर इससे नेस्टेड और भी नीचे डीप पे मेरे पास कंपोनेंट होते, कोई चाइल्ड कंपोनेंट होते, मुझे वहां पे इस तरह से पास करना पड़ रहा होता, ठीक है। तो इस तरह के सिनेरियोस के अंदर हम अपनी स्टेट को ग्लोबली रख लेंगे। अब जिस भी कंपोनेंट को इस स्टेट को एक्सेस करना होगा, सपोज करने सब चाइल्ड B1 को ये पोस्ट वाली एरे को एक्सेस करना है, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, सिंपल सा क्या करेगा, यहाँ पर हम इसको एक्सेस कर लेंगे। यहाँ पर अगर यहाँ पर सब चाइल्ड B2 को करना है या सब चाइल्ड A1 को करना है, तो वो डायरेक्टली यहाँ पर आएगा, उसको एक्सेस कर लेगा। किसी और को करना है, पेरेंट को करना है, पेरेंट यहाँ से एक्सेस कर लेगा डायरेक्टली। अगर मुझे यहाँ पर किसी चाइल्ड A को चाहिए, डायरेक्टली यहाँ पर एक्सेस कर लेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हम एक सेंट्रलाइज अपनी ग्लोबल स्टेट बना रहे हैं, ठीक है। मतलब जिसको भी मुझे स्टेट को यूज करवाना होगा, जिसको भी एक्सेस चाहिए होगा, वो डायरेक्टली यहाँ पर आएगा, स्टोर को एक्सेस ग्लोबल स्टोर पे आएगा, और यहाँ पर उसको जो भी स्टेट एक्सेस करनी होगी, वो यहाँ पर एक ही जगह बैठे हुए सारे के सारे स्टेट को एक्सेस कर सकते हैं इजीली, ठीक है। हमें वो कोई नेस्टिंग नहीं करनी पड़ेगी कि यहाँ पर सब चाइल्ड A1 को अगर चाहिए तो यहाँ से इधर से घूम के, यहाँ पर सब चाइल्ड B को अगर 2 को चाहिए था तो यहाँ से घूम के हमें यहाँ पे ले जाना पड़ा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमें जिस भी कंपोनेंट को स्टेट एक्सेस करनी होगी, वो डायरेक्टली इसको जाएगा स्टोर को, और स्टोर के अंदर जाके स्टेट को एक्सेस कर लेगा, दैट्स इट। तो सेंट्रलाइज या ग्लोबल स्टेट बनाने का या उसको स्टेट को ग्लोबल रखने का एक ही हमारा पर्पज है, वो ये कि हम किसी भी कंपोनेंट में रहते हुए अपनी स्टेट को आसानी से एक्सेस कर सके, हमें वो प्रॉप ड्रिलिंग ना करनी पड़े। प्रॉप ड्रिलिंग का मतलब क्या है कि पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू फिर सब चाइल्ड, इस तरह मैं प्रॉप अपलिफ्टिंग की बात करता हूँ। तो यहाँ से ये अपलिफ्टिंग सब चाइल्ड A1 टू चाइल्ड A और फिर उसके बाद पेरेंट, तो ये क्या हम जब ऊपर की तरफ पास करेंगे प्रॉप्स के थ्रू डेटा, वो हमारी अपलिफ्टिंग करा रही होती है, और जब पेरेंट टू बॉटम पास करेंगे टॉप टू बॉटम, वो हमारे पर प्रॉप्स डीलिंग करा रही होती है। तो हम इस तरह के इशू से बच जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक सेंट्रलाइज हमारे पास ग्लोबल स्टेट आ जाएगी और हम उसको इजीली किसी भी कंपोनेंट के अंदर रहते हुए हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, दैट्स इट। ये हमारे पास एक एजेंडा, हमारा एक टारगेट है कि जो हमें अचीव करना है ग्लोबल स्टेट के थ्रू। अच्छा, अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी यही काम कर रही थी, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी हमारे पास यही काम कर रही थी। मैं अगर इनको रहने देता हूँ यहाँ पर, तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई में हमारे पास ये काम कर रही थी, तो फिर क्या वजह है कि हमने कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हम जो ऑलरेडी कॉन्टेक्स्ट एपीआई पढ़ चुके हैं
उसमें भी सेम ही काम हो रहा था, तो फिर हमें ये चीज़ दोबारा पढ़ने की नीड क्यों पड़ी है हमारी रिडक्स टूलकिट और रिडक्स को। देखिए कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो है ना, इसमें जब हम कोड कर रहे थे तो आप लोगों को याद होगा कि हमारा जो स्टेट को मैनेज करने का कोड था और जो हमारी एप्लीकेशन का यूआई का जो अपना कोड था, दोनों कोड हम एट अ टाइम एक ही जगह पे लिख रहे होते थे, ठीक है। तो हमारा कोड कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बड़ी होती थी, कोड रीडेबिलिटी कम से कम हो रही होती थी, ठीक है। इवन जब हम लार्ज एप्लीकेशन पे जाएंगे तो तब हमारे पास कॉन्टेक्स्ट एपीआई को हम यूज कर रहे होंगे तो हमारा कोड बहुत ज्यादा मैसअप हो सकता है, ठीक है। जबकि अगर हम रिडक्स टूलकिट की बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पर आके मेंशन कर दूं रिडक्स टूलकिट, टूलकिट पहले हम रिडक्स को यूज कर रहे होते थे, अब रिडक्स के कुछ एक दो फंक्शन वहां पर डेप्रिकेट हो चुके हैं, तो अब रिडक्स टूलकिट आ चुकी है, उसी का एडवांस वर्जन है, तो हम उसी को यूज करेंगे। तो रिडक्स टूलकिट में क्या है कि हमारा जो ग्लोबल स्टेट से रिलेटेड जितना भी काम होता है उसको हम सेपरेट फाइल्स में रख रहे होते हैं, सेपरेट जगह पे रख रहे होते हैं, और जो हमारी यूआई हमारी जो पूरी एप्लीकेशन का जो काम होता है वो हमारे पास सेपरेट चल रहा होता है। तो इस तरह से हम एक तरह से आइसोलेशन रख रहे होते हैं, अपने कोड को आइसोलेट कर रहे होते हैं। हमारे पास स्टेट मैनेजमेंट का कोड सेपरेट पड़ा होता है और अपनी एप्लीकेशन की यूआई का कोड हमारे पास सेपरेट रखा होता है, ठीक है। तो हम जितनी भी लार्ज लार्ज एप्लीकेशन बना रहे हैं, हमारा कोड जो है कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, इतना ज्यादा मैसी नहीं होगा, इतना ज्यादा हमारी कोड की रीडेबिलिटी हमारे पास कम नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो पहला तो हमारे पास एडवांटेज ये है कि हम रिडक्स टूलकिट को इसलिए हम यूज करेंगे, ठीक है। और आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, सॉफ्टवेयर में जाते हैं, तो वहां पर आपसे अगर आप रेक्ट के डेवलपर हैं तो आपसे उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको रिडक्स टूलकिट या रिडक्स आनी चाहिए ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के लिए। कॉन्टेक्स्ट एपीआई को कोई भी इतना नहीं पूछ रहा होता, ठीक है। सेकंड चीज इसके अंदर क्या है, जब भी हम लार्ज एप्लीकेशन पे जा रहे होते हैं, एंटरप्राइज लेवल के एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम रेडक्स टूलकिट को प्रेफर कर रहे होते हैं कि रेडक्स टूलकिट को यूज करें, ठीक है। इसके अलावा कॉन्टेक्स्ट एपीआई को अगर हमारे पास स्मॉलर एप्लीकेशन है तो हम उसमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यूज कर सकते हैं, क्योंकि छोटी सी एप्लीकेशन के अंदर हम एक अलग से लाइब्रेरी को इंस्टॉल करवाएं पूरी, तो एक अच्छी चीज नहीं है, तो वहां हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई को भी यूज कर सकते हैं, मसला नहीं है। बट अगर आपके पास एक इंटरमीडिएट लेवल या एंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन है, तो उस केस में आपके पास बेटर ही रहता है कि आप जो है यहाँ पर रेडक्स टूलकिट को यूज करें, ठीक है। ओके, सेकेंड हमारे पास जो एडवांटेज है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई को जब हम यूज कर रहे होते हैं तो हमें अगर सपोज कर ले हमारी ग्लोबल स्टेट के अंदर हमारे पास कोई इशू आ जाता है, ठीक है, और हमें उसको ट्रेस आउट करना है, तो वो हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि हमारे पास कोई भी इस तरह का यूआई जी यूआई। अली, प्लीज मुझे एक बार ओवरव्यू दे दीजिएगा क्योंकि मेरा नेट चला गया ओके ओके। था। तो यहाँ पर मैंने ये चीजें बताई हैं कि हम लोग जो है कॉन्टेक्स्ट एपीआई को हमने जो ऑलरेडी यूज कर चुके थे ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के लिए, तो हम दोबारा से अब रिडक्स टूलकिट को क्यों पढ़ रहे हैं जब हम एक चीज कर चुके हैं ऑलरेडी उस काम को, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। तो अब अगेन हम एक और लाइब्रेरी क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसमें मैंने ये बताया यहाँ पर कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो हमारे पास थी वो हम लोग छोटे इंटरमीडिएट अपने जो हमारे पास स्मॉलर एप्लीकेशन होती है उनमें हम यूज कर रहे होते हैं मोस्टली, और जो इंटरमीडिएट या हमारे पास लार्ज एप्लीकेशन होती है वहां पर हम लोग रिडक्स टूलकिट को यूज कर रहे होते हैं। सेकंड जो मैंने यहाँ पर डिफरेंस बताया है कि हमारा कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो है वहां पर जब हम कोड लिख रहे होते हैं अपनी स्टेट को मैनेज करने के लिए, वो कोड और जो हमारे पास जो कोड होता है हमारी यूआई के अंदर, हमारी यूआई को मैनेज करने के लिए जो कोड होता है, यूआई क्रिएट करने के लिए जो कोड होता है, वो दोनों हम एक ही जगह पे लिख रहे होते हैं मोस्टली, ठीक है। तो हमारे जो कोड होता है वो काफी मैसी हो रहा होता है, ठीक है। और अब जब हम स्पेशली जब हम लार्ज एप्लीकेशन पे जाते हैं और अगर हमने कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यूज किया हुआ है तो हमारा कोड मैसी होता जाता है, कोड की रीडेबिलिटी कम से कम होती जाती है, ठीक है। डिबग को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है फिर, इसीलिए हम लोग फिर वहां पर रिडक्स टूलकिट को यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जो ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट का जो कोड कर रहे होते हैं वो हम बिल्कुल सेपरेट रख रहे होते हैं, और जो हमारी एप्लीकेशन की यूआई क्रिएट कराने का कोड होता है वो हम बिल्कुल सेपरेट रख रहे होते हैं। तो एक तरह से हमारा जो कोड बेस होता है उसके अंदर हम आइसोलेशन रख रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल आइसोलेट पड़ा रहेगा कोड, और ये हमारा कोड बिल्कुल आइसोलेट पड़ा रहेगा, ठीक है। ओके, इसके अलावा एक और जो एडवांटेज है रिडक्स टूलकिट को यूज करने का ओवर कॉन्टेक्स्ट एपीआई, वो ये है कि अगर हमारे पास कुछ लार्ज एप्लीकेशन होती हैं तो उसके अंदर हमारे पास कहीं अगर एरर आ जाता है स्टेट को मैनेज करने के लिए, कहीं पर हमारा कोई इशू आ जाता है, तो उसको डिबग करना हमारे लिए इतना आसान नहीं होता कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई ग्राफिकल इंटरफेस यूजर इंटरफेस नहीं प्रोवाइड किया जा रहा होता है, ठीक है। जहाँ पर हम ट्रेस कर सके कि हमारी कौन सी एक्शन डिस्पैच हुए, क्या चीज हुई है, कहाँ पे क्या स्टेट अपडेट हुई है, ये वो फलाना ढिमकाना, तो इस तरह की कोई भी चीज यहाँ पे नहीं होती है। जबकि अगर हम रिडक्स टूलकिट को या रिडक्स को यूज करते हैं तो यहाँ पर हमें ये एक एक्सटेंशन प्रोवाइड कर रहा होता है, हमें एक्सटेंशन मिल जाती है ब्राउजर में, हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं अपने पास, वो हम चीजें देखेंगे, और देन उस एक्सटेंशन के थ्रू हम पूरी की पूरी अपनी स्टेट को एनालाइज कर सकते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की मदद से, ठीक है। हमें पता चल जाता है किस एक्शन पे डिस्पैच होने पर क्या चीज हमारे पास चेंज हुई है, क्या स्टेट अपडेट हुई है, किस स्टेज में किस टाइम पे क्या मॉडिफिकेशन आई है, ये सब चीजें हम ट्रेस आउट कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली हमारे पास जो एरर को डिबग करना या फिर किसी इशू को डिबग करना, वो हमारे पास काफी आसान हो जाता है जब हम रेडक्स टूलकिट को या रेडक्स को यूज कर रहे होते हैं। कॉन्टेक्स्ट एपीआई में हमारे पास ये वाली फैसिलिटी नहीं होती है, ठीक है। एक लास्ट चीज कि रिडक्स जो हमारे पास है या रिडक्स टूलकिट जो है, ये हमारे पास ऐसा नहीं कि ये ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट सिर्फ हम रेड के अंदर ही यूज कर रहे होते हैं, ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट हम चाहे नेक्स्ट के अंदर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है।
और हम लोग एंगुलर में भी कर सकते हैं और हम लोग व्यू में भी कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ रेक के लिए है रेडक्स टूलकिट, ये एक जनरलाइज आपकी स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है जिसको आप किसी भी फ्रेमवर्क किसी भी लाइब्रेरी के साथ यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ रेक के साथ हम ये नहीं कह रहे सिर्फ रेक के लिए ही बनी है ये, ठीक है। ओके, तो मेरे ख्याल से थ्योरेटिकल चीजें काफी हो गई हैं, हम अब सेटअप कर दें इसको और इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं। तो इसके लिए हम सिंपल अपने कोड फोल्डर में आ चुका हूँ और यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले काम कर लूँगा कि मैं अपने टेलविंड एंड आंट वाले आंडी वाले प्रोजेक्ट के अंदर आ जाऊँगा। तो मैं सीडी कर लेता हूँ और टेलविंड एंड आंटी मैं ऐसा करूँगा और टैब प्रेस कर दूंगा सजेशन के लिए, और मैं इस फोल्डर में आ चुका हूँ यहाँ पर टर्मिनल में। और यहाँ पर आने के बाद अब मैं चले जाता हूँ यहाँ पर अपनी रेडक्स टूल किट सर्च कर लेते हैं, रेडक्स टूल किट। ओके, सो ये हमारे पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है रेडक्स टूल किट की। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर आकर ये आपको बता रहा है कि आपको किस तरह से एक रिडक्स एक प्रोजेक्ट क्रिएट करवाना है रिडक्स जिसमें बाय डिफॉल्ट सब चीज़ें हुई जो भी है। तो हम ये नहीं करेंगे, हम सिंपल से यहाँ पर आ जाएंगे और इस कमांड को कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं और अपने टर्मिनल पे आके आपने सिंपल ये पेस्ट कर देना है npm इंस्टॉल रेडक्स टूल किट। पहले आपको लाइब्रेरी ये इंस्टॉल करवानी है और सेकेंड आपको ये रेक रिडक्स ये चीज़ इंस्टॉल करवानी है। अब इनमें क्या डिफरेंस है इसको भी जरा देख लेते हैं जब तक इंस्टॉल हो रही है, क्योंकि दोनों मैंने बताया था कि आप लोगों को मल्टीपल लाइब्रेरीज आपको अगर इंस्टॉल करवानी है पैकेजेस तो आप इस तरह स्पेस देकर सेकंड लाइब्रेरी का भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, सब यहाँ पर दो पैकेजेस हम इंस्टॉल कर रहे हैं, एक हमारे पास है रेडक्स जेएस और स्लैश टूल किट। ये तो हमारे पास ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के लिए हम जो लाइब्रेरी जिसके थ्रू हम अपनी ग्लोबल स्टेट क्रिएट करवा रहे होंगे, ये तो हम ये हमारे पास इस लाइब्रेरी से हम ये काम कर रहे होंगे, ठीक है। इसके थ्रू हम अपना पूरा का पूरा एक सेपरेट एक आइसोलेट अपना स्टोर बना लेंगे, अपना एक ग्लोबल स्टेट बना लेंगे, ठीक है। और ये सेकंड लाइब्रेरी है रेक रिडक्स। अब मैंने जिस तरह बताया कि ये आपका बिल्कुल एक सेपरेट आपका स्टोर होगा, स्टोर बोल रहे हैं, आपका ग्लोबल स्टेट होगी। और ये जो आपके पास है ये कंप्लीट जो आपके पास यहाँ पर ये चीज जो है, अगर मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर ये जो अगर मैं देखूँ यहाँ बताऊँ यहाँ पर ये जो चीज है ये हमारा बिल्कुल एक सेपरेट हमारे पास एक यूआई है। अब इसको और हमारी ये जो ऑरेंज वाला बॉर्डर जो मेरा रिडक्स टूल किट है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करवाने के लिए और अपने स्टोर की अपने ग्लोबल स्टेट की स्टेट को अपने किसी कंपोनेंट में रैक के कंपोनेंट में किसी उसको एक्सेस करने के लिए, किसी एक्शन को डिस्पैच करवाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग इस रैक रिडक्स को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। ये दोनों हमारे पास स्टोर हमारे पास सेपरेट बन जाएगा, हमारी जो ग्लो अपनी एक पूरी एप्लीकेशन होगी बिल्कुल सेपरेट होगी। अब इन दोनों को आपस में लिंक करवाने के लिए हम लोग यहाँ पर रिडक्स को यूज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमें कुछ यहाँ पे हुक्स मिल जाएंगी जिसके थ्रू हम यहाँ पर अपनी ग्लोबल स्टेट की किसी भी स्टेट को यहाँ पर अपने किसी कंपोनेंट के अंदर डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा हमें कोई एक्शन डिस्पैच करवाना होगा तो वो भी हम डायरेक्टली यहाँ पर रहते हुए किसी भी कंपोनेंट के अंदर डायरेक्टली कर लेंगे, ठीक है। अब एक्शन डिस्पैच क्या होता है ये सब चीज़ें हम आगे देखेंगे। सो आई थिंक पैकेजेस हमारे पास इंस्टॉल हो चुके होंगे, बिल्कुल ऐसे ही पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं और कंफर्म करने के लिए हम पैकेट.sn के अंदर चले जाते हैं और यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि आपको रेक रिडक्स भी इंस्टॉल हो चुका है और आपके पास रिडक्स जेएस और टूलकिट स्लैश टूलकिट ये भी इंस्टॉल हो चुकी है। ओके, सो इंस्टॉलेशन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब इसके लिए हमें फोल्डर स्ट्रक्चर थोड़ा क्रिएट करना होगा। सो यहाँ पर एसआरसी फोल्डर के अंदर आकर मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाऊंगा अपना स्टोर के नाम से, आप लोग स्टोर बनाने रिकमेंड है, और इसके आगे मैं एक index.js की फाइल बना लूंगा, ठीक है। और इसके अंदर आकर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे आके मैं स्लाइडर्स का एक फोल्डर बना लूंगा। और स्लाइडर्स के फोल्डर के अंदर हम सपोज कर लें हम यहाँ पर काउंट की एक फोल्डर बना लेते हैं, काउंट स्लाइड्स, काउंटर स्लाइड है, काउंट स्लाइड आप रखें, स्लाइड्स का जो फाइल का नाम रखेंगे आप कैपिटल केस में रख लें। तो मैं काउंटर स्लाइड्स बोल देता हूँ। यहाँ पर स्लाइड आप कन्वेंशन है, आपको कन्वेंशन आपको मैं यहाँ पे दिखाता भी हूँ, ये आपको रेडक्स टूलकिट वाले ही रिकमेंड कर रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर स्लाइड्स का फोल्डर बनाएं और देन उसके बाद अपनी फाइल के नाम के साथ स्लाइड लिखें। तो उनकी डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कर रहे हैं तो हम ये चीज़ भी फॉलो कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपके पास दो इंपोर्ट आ रहे हैं, एक आपका क्रिएट एपीआई है और क्रिएट एपीआई रैक के लिए स्पेसिफिकली, और ये आपके जनरल क्रिएट एपीआई है, ठीक है। तो इसको भी हम इग्नोर करेंगे क्योंकि ये आपकी आरटी की क्यूरी वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो हम इसको वहीं पर आकर देखेंगे। पहले हम रेडक्स टूलकिट को पढ़ लेते हैं, देन आरटी की क्यूरी थोड़ा एडवांस चीज़ है इसी के अंदर, तो इसको हम बाद में देखेंगे। तो हम यहाँ पे क्विक स्टार्ट पे आए थे और यहाँ पर आके आपको देखो ये सेम कमांड इन लोगों ने दी, दोनों एक ही साथ, दोनों आपकी लाइब्रेरी एक ही साथ इंस्टॉल करवा रहे हैं। हम ये ऑलरेडी ये कमांड हम एग्जीक्यूट करवा चुके हैं। यहाँ पर आपको याद हो तो मैं अगर टर्मिनल में वापस आऊँ तो यहाँ पर हम ये कमांड एग्जीक्यूट करवा चुके हैं यहाँ पर। ओके, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पे बोल भी रहा है
कि क्रिएट रिडक्स स्टोर एसआरसी के अंदर आकर आपके ऐप के अंदर आकर आप /store.js की फाइल बना लें। आप ये भी कर सकते हैं, इस तरह भी लेके चल सकते हैं, नहीं तो आपके पास ये अप्रोच भी है कि आप एक स्टोर का फोल्डर बना लें और वहाँ पर index.js की फाइल यहाँ पे रूट में बना लें। दोनों आपके ऊपर तरीके, आप जिस तरह मर्जी करना चाहें। ठीक है, आप store.js करना चाहें तो वो भी आप कर लें, वो भी आप कर लें। तो मैं यहाँ पे आया था, यहाँ पे इसको store.js भी कर लूँगा, कर सकते हैं। बट store.js आप जब करेंगे तो आपको फिर जब आप इंपोर्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको store.js लाजमी मेंशन करना होगा अपने पाथ के अंदर। बट अगर आप इंडेक्स कर लेते तो वहाँ आप मेंशन करें या ना करें तो आपकी मर्जी होती है। तो इसलिए मैंने index.js रखा था। और देन अच्छा, उसके बाद ये हो गया, हम इसको कंप्लीट इसको फॉलो कर लेते। तो हम यहाँ पर स्टोर के बजाय इसको ऐप का ही नाम दे देते हैं, जिस तरह उन्होंने दिया हुआ है एसआरसी के अंदर ऐप का नाम, तो हम ऐप का नाम ही देते हैं, कोई मसला नहीं भाई। ठीक है, वैसे स्टोर से ज़्यादा क्लियर हो जाता है, बट खैर। तो यहाँ मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसको मैं रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर कर लेता हूँ, चेक कर लेते हैं फोल्डर का नाम रीनेम हुआ है नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास स्टोर ही है, ये इसे रीनेम अभी तक किया नहीं है, तो इसको स्टोर ही रहने देते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, स्टोर ही रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इतना करने के बाद हमने फोल्डर क्रिएट कर लिया। अब जो हमारे पास रूट, हमारी जो फाइल है रूट फाइल, जहाँ पे हमने store.js की फाइल बनाई है, यहाँ पर हम index.js की फाइल बना रहे हैं, वहाँ हम ये कोड कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, ये टाइप्सक्रिप्ट कोड है, हम जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं, तो हम जावास्क्रिप्ट पे आ जाएंगे और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने store.js में आऊँगा मैं यहाँ पर और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर लूँगा। अब यहाँ पर हम क्या करें, हमने जो redux js/toolkit एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करवाई थी, उसके अंदर हमारा, उसके अंदर से हम एक फंक्शन को मंगवा रहे हैं जो कि हमारा कॉन्फ़िगर स्टोर है। इस कॉन्फ़िगर स्टोर फंक्शन को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर, ये हमारे पास देखिए फंक्शन एक, और इसको यूज़ करते हुए हम अपने ग्लोबल स्टोर जो है हम वो क्रिएट करवा रहे होंगे। ग्लोबल स्टोर बोल लें या ग्लोबल स्टेट बोल लें, उसको हम क्रिएट करवा रहे होंगे। अब इस कॉन्फ़िगर स्टोर को अगर मैं यहाँ पे कोड को कमेंट आउट करूँ और देन आपको अगर दोबारा से करके दिखाऊँ, तो यहाँ पे मैं अगर कॉस्ट करता हूँ और इसको मैं स्टोर का नाम देता हूँ, क्योंकि हम स्टोरी क्रिएट करेंगे इसको यूज़ करते हुए। और यहाँ पर आकर मैं कॉन्फ़िगर स्टोर का लिखता हूँ, कॉन्फ़िगर स्टोर। ठीक है, और यहाँ पर देखें जब मैंने इसको कॉल किया है, क्योंकि फंक्शन है, फंक्शन को हम कॉल करने के लिए पैरेंथेसिस लगाते हैं, तो इसके अंदर हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखूंगा और यहाँ पे अगर कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करेंगे आप, एक ऑब्जेक्ट इस तरह से ब्रैकेट बनाने के बाद अपनी कर्ली ब्रेसेस को यूज़ करने के बाद आप कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आपको मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे मिल रही होंगी। रेड्यूसर, डेव टूल्स, इनहेंसर, मिडलवेयर, प्री लोडेड स्टेट। बाकी जो आपके पास ऑप्शनल चीज़ें जहाँ पे क्वेश्चन मार्क पर दिख रहा होगा, ये आपके पास ऑप्शनल है, या आप यूज़ करें या ना करें, ये आपकी मर्जी है। बट आपको यहाँ पर रिड्यूसर को यूज़ करना ही करना होगा अपने स्टोर को ग्लोबली क्रिएट करने के लिए। ठीक है, बाकी चीज़ें आपकी ऑप्शनल है। ठीक है, कुछ परफॉर्मेंस से रिलेटेड मिडलवेयर वगैरह आपको अटैच करनी है तो उसके लिए ये चीज़ें डेवटूल वगैरह के लिए, बट रिड्यूसर इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर रिड्यूसर लिखेंगे और रिड्यूसर के बाद हम लोग यहाँ पर आके एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग यहाँ पर अपने पास मल्टीपल अपनी यहाँ पर मल्टीपल स्टोर की जो स्टेट है वो हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके पास मैं यहाँ पर आता हूँ, इससे नीचे आते ज़रा। ठीक है, और इससे नीचे और थोड़ा आते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर अगर देखें आप तो इन लोगों ने क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पर देखें एसआरसी के अंदर आपके पास फीचर्स के लोगों ने एक फोल्डर बनाया हुआ है। ठीक है, और फिर देन काउंटर है और काउंटर के फोल्डर, उसके काउंटर slice.js की फाइल है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं जिस तरह ये बोल रहे हैं, बट यहाँ पर इस तरह करने से नुकसान क्या होता है कि आपका ना ये फीचर्स वाला अलग फोल्डर बन जाएगा, ऊपर जो इन लोगों ने बताया था यहाँ पर ऐप का आपका स्टोर का अलग फोल्डर बनेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक ही फोल्डर बनाया ताकि पूरे स्टोर की जितनी भी रिलेटेड उससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब की सब चीज़ें मैं यहीं पर रखूँगा इसी फोल्डर के अंदर। ठीक है, मैं अलग अलग फोल्डर नहीं बनाऊंगा कि ऐप फोल्डर यहाँ पे बना रहा उसके अंदर स्टोर वाली फाइल रखूंगा और फिर फीचर और स्लाइड्स के लिए मैं एक अलग फोल्डर बनाऊंगा एसआरसी के अंदर, वो मेरी अलग फाइल होगी, फोल्डर होगा। नहीं, मैं एक ही फोल्डर बना रहा हूँ स्टोर का, उसके अंदर मैं यहाँ पर अपनी, आप चाहें तो अपना यहाँ पर कहाँ गया फीचर्स का फोल्डर बना ले। ठीक है, और देन उसके अंदर आप काम कर ले। तो मैं यहाँ पर फीचर्स को इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर रीनेम भी कर सकते हैं इसको, स्लाइड्स के बाद आप फीचर्स रख लें यहाँ पर। ठीक है, तो फीचर्स का फोल्डर बन गया और यहाँ पर आके मैंने काउंटर, अब इन लोगों ने क्या किया हुआ है, यहाँ पर एक काउंटर का एक फोल्डर बनाया और उसके अंदर फिर counter.slice.js की फाइल रखी है। ठीक है, तो अगर आपके पास आपकी स्लाइस जो जैसे काउंटर के आप मल्टीपल स्लाइस बना रहे हो तो फिर बेहतर है कि आप काउंटर के एक फोल्डर बना लो अपने सारे काउंटर के स्लाइस को एक तरह से उसको आइसोलेट करने के लिए या उस चीज को सेपरेट रखने के लिए आप एक काउंटर के फोल्डर में अलग से वो सारा कोड रख लो। और सपोज कर लो आगे आप यूजर का स्लाइस बना रहे हो तो उसके लिए आप यूजर का अलग फोल्डर बना लो, मल्टीपल सारे यूजर्स की स्लाइस उस फोल्डर में रख दो। ठीक है, बट मेरे पास अभी एक सिंगल काउंटर का फोल्डर स्लाइस है। स्लाइस क्या होता है इसको भी हम आगे देखते हैं। तो मेरे पास एक सिंगल काउंटर का स्लाइड है और सिंगल ही मेरे पास आगे यूजर का स्लाइड होगा, तो मैंने इसलिए कोई फोल्डर क्रिएट नहीं किया, मैंने डायरेक्टली इस फीचर से फोल्डर के अंदर यहाँ पे फाइल रख ली है। ठीक है, मैं दोबारा से और बता देता हूँ
कि हमने यहाँ पर स्टोर का फोल्डर बना लिया, उस स्टोर के फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पर रूट फोल्डर में स्टोर के फोल्डर के अंदर डायरेक्टली यहाँ पे स्टोर डॉट जेएस की फाइल दी है, और देन उसके अंदर मैं स्टोर के फोल्डर के अंदर एक फीचर्स का फोल्डर बनाया, और यहाँ पे सारे के सारे मेरे स्लाइड्स आ जाएंगे, काउंटर स्लाइड, यूजर स्लाइड। मैं यूजर स्लाइड को भी फाइल बना लेता हूँ, यूजर्स या यूजर स्लाइड कर लेते हैं डॉट जेएस। आप जो भी आप फाइल बनाएंगे उसके बाद स्लाइड डॉट जेएस आप लाजमी लिखिएगा, कन्वेंशन इन लोगों ने खुद यहाँ पे बोला हुआ है। अच्छा अली, ये स्टोर डॉट जेएस में क्या आएगा? अभी हम इसको देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं हम वापस आते हैं, मैं फोल्डर स्ट्रक्चर को बता रहा था कंप्लीट कि क्या किस तरह से हम बनाएंगे। यहाँ हमारे फीचर के अंदर सारे के सारे स्लाइड्स आएंगे, अब स्लाइड्स क्या है वो हम देखते हैं बाद में। स्टोर के अंदर हमने जो फोल्डर बनाया है, यहाँ पर मैं स्टोर डॉट जेएस की जो फाइल बनाई हुई है, यहाँ पर आकर हमने कॉन्फ़िगर स्टोर को इंपोर्ट किया था यहाँ से लाइब्रेरी से, और इसके अंदर हमने रिड्यूसर का कीवर्ड रखा था। ठीक है, अब इस रिड्यूसर के अंदर हमारे पास जितनी भी हमारे स्लाइसेस होंगे उन सबकी स्टेट को हम यहाँ पे एक तरह से गेट टुगेदर कर होंगे, गेट टुगेदर का मतलब करेंगे या एक तरह से इकट्ठा कर रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, कंबाइन करेंगे इन शॉर्ट। ठीक है, हम यहाँ पर अब क्या मतलब है, मैं जरा इसके ऊपर बाद में हम आते हैं, पहले मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कोड को, देन हम जब अपने स्लाइसेस क्रिएट कर लेंगे देन उसके बाद मैं दोबारा इस पर वापस आऊंगा। ठीक है, तो अभी सपोज कर ले मेरे पास एक काउंट की स्टेट है, काउंटर की रिड्यूसर है, यहाँ पर आगे हम देखते हैं किस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर आके मैं पहले इसका कोड कॉपी कर लेता हूँ, या पहले काम करते हैं। अभी सिर्फ फिलहाल मैं इतना ही कर रहा हूँ, सिर्फ इतना ही कर रहा हूँ ये चीज़। ठीक है, और अब मुझे इस स्टोर को कहीं ना कहीं यूज़ भी करना होगा, तो मैं यहाँ पे आके इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा, सिर्फ पीछे एक्सपोर्ट लिख दूंगा। ठीक है, और इतना करने के बाद अभी मैंने अपने स्टोर के अंदर कुछ भी नहीं रखा, सिर्फ मेरे एक एम्प्टी स्टोर है, एम्प्टी स्टेट है, कोई भी स्टेट नहीं पड़ी थी। इसको हम बाद में आके देखते हैं। बस इतना काम करने के बाद आपके स्टोर बन चुके हैं। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हम इस रिडक्स जीएस टूलकिट के थ्रू अपना स्टोर को क्रिएट कर रहे होंगे, ये हमारे पास स्टोर जो है बिल्कुल एक सेपरेट स्टोर है, यहाँ पे एक सेपरेट स्टोर है। अब इस स्टोर को, ग्लोबल स्टोर को हमें अपने एप्लीकेशन के साथ लिंक भी तो करवाना है, तो उसको लिंक करवाने के लिए अब हम आगे चीजें देखते हैं। ये हमारा स्टोर बन गया फिलहाल, अब इसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, खाली स्टोर है, बट हमने एक स्टोर बना लिया मिनिमलिस्टिक। ठीक है, एक सिंपल सा मैं स्टोर बना लिया। अब आकर मैं यहाँ पर आकर अपने पास जो हमारे पास ऐप कंपोनेंट है, ठीक है, ओके ओके ओके, आप चाहें तो ऐप के अंदर ही काम कर लें, आप चाहें तो अपनी मेन फाइल के अंदर जो इंडेक्स फाइल हो या मेन डॉट जेएस की फाइल हो उसमें आके आप काम कर लें। करना है क्या आपको कि आपको यहाँ पर आना है और आपको प्रोवाइडर एक कंपोनेंट मिल रहा होगा, कहाँ से, रिडक्स टूलकिट से, सॉरी रिडक्स टूलकिट से नहीं, रिएक्ट रिडक्स से, प्रोवाइडर। ओके, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, कोई मसला नहीं, हम यहाँ से कोड कॉपी कर लेते हैं। ये देखें आपको यहाँ पर प्रोवाइडर मिल गया होगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और रिएक्ट रिडक्स से मुझे प्रोवाइडर मिल जाएगा, तो मैं प्रोवाइडर को यहाँ पर इस तरह से ओपन एंड क्लोज करूँगा। ठीक है, ये कहाँ से मुझे मिल रहा है, ये हमें क्या करवाना है, सिलेक्ट रिडक्स से जो मुझे कंपोनेंट मिल रहा है, हायर ऑर्डर कंपोनेंट प्रोवाइडर, इसको यूज करते हुए मैं अपना जो मैंने स्टोर बनाया हुआ था उसको और जो मेरी एप्लीकेशन है दोनों को आपस में लिंक करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, ताकि मैं अपनी जो ग्लोबल स्टोर में मेरे पास स्टेट पड़ी होंगी उनको मैं अपने ऐप में किसी भी कंपोनेंट में कहीं पे भी रहते हुए उसको एक्सेस कर पाऊँ। ठीक है, तो अभी ये प्रोवाइडर जो है आपके पास आपसे काफ़ी सारी चीज़ें ले रहा होता है। ठीक है, चिल्ड्रन और ये सब चीज़ें, बाकी सब चीज़ें तो आपके पास ऑप्शनल है। स्टोर जो आपके पास है, इस स्टोर के अंदर अपना स्टोर पास करेंगे जो आपने बनाया हुआ है। ठीक है, अब मेरा जो स्टोर है वो मेरे पास इस फोल्डर के अंदर नहीं है, ऐप के अंदर मेरा स्टोर जो है वो डिफरेंट उसमें है। तो मैं अगर यहाँ पर आके स्टोर को लिखता हूँ STOR स्टोर, तो आप यहाँ पे देखते हैं मेरा स्टोर जो है स्टोर के फोल्डर के अंदर स्लैश स्टोर की फाइल के अंदर पड़ा हुआ है। जैसे आपको पता है स्टोर के फोल्डर के अंदर स्टोर डॉट जेएस के अंदर पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा इसको और यहाँ पर आके मैं क्लिक कर दूंगा तो आपके पास इंपोर्ट होकर आ जाएगा स्टोर से स्टोर डॉट जेएस की फाइल के अंदर से। तो ये इतना मैंने कर लिया है। ठीक है, और अभी तक मैंने यहाँ पर इतना काम कर लिया है कि मैंने अच्छा मजे की बात, हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किया तो उसको स्टार्ट भी कर लेते हैं, npm run dev लिख लेते हैं। और इस स्टेप के थ्रू मैंने अपने अपने ग्लोबल स्टोर को अपनी ऐप के साथ कनेक्ट करवा लिया है यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ मेरे पास मेरा प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो चुका है, इसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ और सर्वर स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे F12 प्रेस कर लेते हैं और ठीक है, यहाँ पर ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर हूँ, अच्छा ये कहाँ से आई आपके पास, ये मैंने पहले से इंस्टॉल करवाया हुआ है, ये आपके पास एक्सटेंशन के थ्रू आ जाएगा। आपको सिंपल यहाँ पे करना होगा रिडक्स REDUX रिडक्स क्रोम एक्सटेंशन, आप इस तरह से टाइप कर सकते हैं। एक्सटेंशन आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर रिडक्स डेव टूल्स की एक्सटेंशन मिल जाएगी, इस पर आप क्लिक करेंगे और देन सिंपली आपको यहाँ पर ऐड टू क्रोम का ऑप्शन मिल रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे रिमूव फ्रॉम क्रोम है क्योंकि ऑलरेडी मैं इंस्टॉल करवा चुका हूँ। आपने सिंपल जिस तरह से बाकी एक्सटेंशन को इंस्टॉल करवाते हैं आप उस तरह से इसको यहाँ पर डाउनलोड करवा लेंगे अपने पास अपने ब्राउजर के अंदर, और देन आप पेज रिफ्रेश कर लीजिएगा या अपना रीस्टार्ट कर लीजिएगा पीसी को।
तो आपके पास यहाँ पर इस तरह का ये टैब आ जाएगा। ये आपके पास यहाँ से भी आ सकता है, और अगर आप यहाँ पे एक्सटेंशन पे यहाँ पर आते हैं तो आपके पास यहाँ पर ये रहा रिडक्स, ये भी आपके पास आ रहा है, ये रहा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अलग से भी विंडो ओपन हो जाएगी इस तरह से, कुछ मर्जी आपकी जिस तरह से आप यूज़ करना चाहें। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास एक प्रॉपर हमें इसने यूआई प्रोवाइड कर दी है, ग्राफिकल इंटरफेस दे दिया, जिसके थ्रू हम लोग अपनी स्टेट, हमारा जो भी एक्शन डिस्पैच हो रहा होगा, हमारी जो भी स्टेट जिस तरह से वर्क कर रही होगी, उसको हम ट्रेस कर सकते हैं कहाँ पे क्या चीज़, क्या स्टेट चेंज हुई है, ये हमें उसके लिए ग्राफिकल इंटरफेस दिया गया। ठीक है, एक्शंस के टाइप पर आता हूँ, स्टेट पर आऊँगा तो मेरे अभी कुछ भी स्टेट में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, खाली है, कुछ मैंने यहाँ बनाया भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं यहाँ पर। ठीक है, ये ट्री खाली पड़ा हुआ, कुछ भी नहीं यहाँ पर रॉ में। सो ओके, कोई मसला नहीं। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिल रहा है, और एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्यों मिल रहा है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर रिड्यूसर में एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट मैंने रखवाया था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आया तो मैं कुछ अभी फॉर टाइमिंग के लिए समझाने के लिए यहाँ पर मैं यहाँ पे कुछ कर लेता हूँ, अली रख लेता हूँ। ठीक है, सेव करता हूँ, और कि आई थिंक सो यहाँ पर हमें कुछ, वेट अ मिनट, ट्री एक्शन स्टेट, ठीक है यहाँ पे भी नहीं आई है। सही है, हम प्रॉपर से कॉन्फ़िगर कर ही लेते हैं। तो इसको मैं भी रिमूव कर रहा हूँ। कॉन्फ़िगर एक्सप्लोर करने के बाद फर्स्ट स्टेप आपका ये है, सेकंड स्टेप आप लोगों का ये है कि आपको यहाँ पे इस तरह से कुछ करना है। इसको मैं हटा देता हूँ, एरर थ्रू करना। ठीक है, तो ये आपके पास सेकंड स्टेप आपको क्या होगा कि आपको अपने जो रूट आपके कंपोनेंट है उसके थ्रू आपको इस तरह से रैप कर देना है। ठीक है, तो अगर वापस आए तो हम ये दो स्टेप यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है, प्रोवाइडर के थ्रू रैप कर दिया है। अब आते हैं हम यहाँ पे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम काउंटर स्लाइस के अंदर जाके इस कोड को पेस्ट करते हैं और देन इसको समझते हैं क्या करना है चाह रहे हैं यहाँ पर। मैं काउंटर स्लाइस में आऊँगा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, फॉर्मेट सेव। ठीक है, सो अब यहाँ पर मैंने रिडक्स जेएस को यूज़ करते हुए और रिडक्स जेएस स्लैश टूलकिट को यूज़ करते हुए मैंने क्रिएट स्लाइड एक यहाँ से फंक्शन को इंपोर्ट किया है। अब इस कंपोनेंट के थ्रू, इस सॉरी कंपोनेंट नहीं, इस फंक्शन के थ्रू मैं क्या करूँगा, अपने स्लाइडर्स को क्रिएट करूँगा। ठीक है, अब स्लाइडर्स क्या है, स्लाइडर, अच्छा पहले जब हम रिडक्स के अंदर काम कर रहे होते थे तो हमें बहुत सारा काम अलग से खुद से मैनुअली करना पड़ रहा होता था। हमें एक्शन खुद से क्रिएट करने पड़े होते थे, हमें रिड्यूसर खुद से बनाने पड़े होते थे, हमें एक्शन टाइप डिफाइन करनी पड़ी होती थी। मतलब कि आपके पास जो बॉयलर प्लेट कोड है रिडक्स का, वो आपको बहुत सारा लिखना पड़ रहा होता था। ठीक है, अब जब से हमारे पास रिडक्स टूलकिट आई है, रिडक्स टूलकिट में हमारे पास फंक्शन आ चुका है, इसको यूज करते हुए हम बहुत, हमारा कोड जो है, अगर सपोज कर हमें 15 लाइन का कोड पहले बॉयलर प्लेट कोड लिखना पड़ा होता था, अब हमारे पास वो 4 से 5 लाइन का कोड आ चुका है। ठीक है, हम 4 से 5 लाइन का कोड लिखेंगे, बाकी बिहाइंड द सीन आपके पास रिडक्स टूलकिट, आपके एक्शंस, आपके रिड्यूसर, ये सब की सब चीजें खुद ब खुद क्रिएट कर रही होगी। ठीक है, ओके। अच्छा, सेकंड आपके पास जो डिफरेंस आया यहाँ पर रिडक्स टूलकिट के अंदर और आपके पास रिडक्स के अंदर, जो कि पुराना वर्जन था, जो कि डेप्रिकेट हो चुका है, अब इतने लोग नहीं यूज कर रहे होते, वहां पर क्या है कि वो आपके पास क्या है कि आपके पास रिडक्स टूलकिट जो आपको अलाउ कर रही होती है अब यहाँ पर म्यूटेटिंग लॉजिक इन रिड्यूसर्स। ठीक है, पहले जो आपके पास रिडक्स के अंदर आप जो स्टेट को हैंडल कर रहे होते थे वो आपके पास इम्यूटेबल होता था। इम्यूटेबल का मतलब क्या है कि हम उसको अपडेट नहीं कर सकते हैं। जिस तरह कि हम नॉर्मल अगर रेक के अंदर अपनी स्टेट को देखें तो हम स्टेट में कभी भी हमने एरे का डॉट पुश मेथड यूज नहीं किया है, कुछ तरह नहीं किया, हम हमेशा प्रीवियस स्टेट को स्प्रेड करवा रहे होते थे और देन अपनी न्यू स्टेट को उसके अंदर ऐड करवा के न्यू स्टेट क्रिएट करते थे और देन उसको सेट करवा देते थे अपनी नई स्टेट की जगह पर। ठीक है, तो इसका मतलब वो हमारे पास इम्यूटेबल थी। तो सेम इस तरह से हमारे पास रिडक्स के अंदर भी हमारी जो स्टेट होती थी वो हमारे पास रिड्यूसर के अंदर हम जो स्टेट को हैंडल कर रहे होते थे वो हमारे पास इम्यूटेबल होती थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है रिडक्स टूलकिट के अंदर कि हमारे पास यहाँ पे म्यूटेबल है स्टेट। ठीक है, मतलब हम अपने रिड्यूसर के अंदर जो लॉजिक लिख रहे हैं उसको हम डायरेक्टली म्यूटेबल है, हम उसको डायरेक्टली एक्सचेंज कर सकते हैं। क्या डिफरेंस है वो भी हम देख लेंगे, मैं बता दूंगा आगे। अच्छा, इट डज नॉट एक्चुअली म्यूटेट द स्टेट बिकॉज इट यूजेस द इमर लाइब्रेरी। ठीक है, अच्छा बिहाइंड द सीन आपकी इमर लाइब्रेरी यूज हो रही होती है जो कि हमारे पास म्यूटेबल और इन सब चीज़ों के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, वो बिहाइंड द सीन्स के अंदर यूज हुई है। ठीक है, और ये आपके एक्चुअल स्टेट को चेंज नहीं कर रहा होता है। ठीक है, विच डिटेक्ट्स द चेंजेस टू अ ड्राफ्ट स्टेट एंड प्रोड्यूस अ ब्रांड न्यू इम्यूटेबल स्टेट बेस ऑफ दोज चेंजेस। ठीक है, इसको हम छोड़ते हैं। अब जरा हम आते हैं यहाँ पर क्रिएट स्लाइस के ऊपर। अब मैं अगर इस कोड को पहले तो मैं करता हूँ कमेंट आउट। ठीक है, ताकि हम स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलें। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर आया ना और क्रिएट स्लाइस को यूज करना है यहाँ पर। ठीक है, अब क्रिएट स्लाइस को मैंने लिख लिया यहाँ पर, ये मैंने इंपोर्ट करवा लिया कहाँ से, अपने रिडक्स टूलकिट से, यहाँ से इस फंक्शन और देन इसके बाद अब मैं यहाँ पर आऊँगा और इसमें आकर मैं अपना एक ऑब्जेक्ट लिखूंगा इस तरह से
और देन मैं अगर कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करूं तो आपको सारी की सारी यहाँ पर जो भी इसके अंदर चीज़ें हैं जो आप ऑप्शन पास कर सकते हैं वो सब की सब चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। अब यहाँ पर आपके पास इनिशियल स्टेट है, नेम है, रिड्यूसर्स हैं, ये काफ़ी सारी चीज़ें। अब जिनमें आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा होता है इसका मतलब वो ऑप्शनल्स हैं, वो आप अगर नहीं भी पास करते हैं तो कोई मसला नहीं है। बट जिनमें आपको क्वेश्चन मार्क नहीं दिख रहा है इसका मतलब कि वो आपकी मैंडेटरी है, वो आपके पास वो आपको करना लाजमी है, ठीक है। अब यहाँ पर इनिशियल स्टेट जो है आपको वो पास करनी होगी, नेम आपको पास करना होगा और रिड्यूसर पास करनी होगी, ये आपकी मैंडेटरी है। अब ये है क्या चीज़, ये जरा देखते हैं यहाँ पर। पहले तो आते हैं इनिशियल स्टेट के ऊपर। मैंने इनिशियल स्टेट लिखा और अब इनिशियल स्टेट आपके पास क्या हो सकती है काउंटर के अंदर, आपकी काउंटर की वैल्यू होगी, उसको आप चेंज करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास इनिशियल स्टेट जो है यहाँ पर, जैसे कि इन लोगों ने यहाँ पर इनिशियल स्टेट, अगर मैं यहाँ पे देखूँ और यहाँ पर मैं कुछ अपनी, आप डायरेक्टली भी स्टेट पास कर सकते हैं इनिशियल स्टेट। सपोज कर लें आपके पास कोई भी स्टेट है, काउंट या वैल्यू, ठीक है, और बाय डिफॉल्ट जीरो है। अब जब भी मैं अपने बटन पे क्लिक करूंगा, मैं कुछ एप्लीकेशन क्रिएट करवाएंगे हम लोग, कि हम बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा काउंट इंक्रीज होगा और उस पर माइनस पे क्लिक करेंगे तो काउंट डिक्रीज होगा, ठीक है। एक सिंपल से एप्लीकेशन हम इसके थ्रू बनाएंगे। बट पहले जब बिगिनर में हमने बनाई थी बिगिनिंग में, तो वो हम लोगों ने क्या किया था, वो हम लोगों ने लोकल स्टेट को यूज करते हुए बनाया था। अभी जो हम काम करेंगे वो हम लोग ग्लोबल स्टेट को यूज करते हुए हम काम कर रहे होंगे अपने पास, ठीक है। तो जरा आते हैं वापस। अच्छा, अभी जो इनिशियल स्टेट आपके पास है ये मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पास एक ऑब्जेक्ट ही होगी, ठीक है। आपके पास सिंपल स्टेट नहीं है, आपके पास ऑब्जेक्ट ही होगा ये। तो अब आप चाहें तो कुछ इस तरह से लिख लें इसको। अब यहाँ पे आपके पास सपोज करें जिस तरह से हमारे पास एक स्टेट होती थी, ये हम बाकी वहाँ पे भी देखेंगे अगले यूजर स्लाइस के अंदर। अभी फिलहाल हम यहीं पे देख रहे हैं, या मैं इसको कर लेता हूँ यूजर स्लाइस, हाँ इस तरह कर लेते हैं और मैं काउंट से वापस आता हूँ। तो ये आपके कुछ इस तरह सिंपल स्टेट भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स स्टेट भी हो सकती है। सपोज कर ले आपके पास एज लोडिंग ऑफ फ्लैग है, आपके पास एरर की स्टेट है, आपके पास यूजर्स की एरर की स्टेट है, तो मल्टीपल स्टेट आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर रखवा सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल काउंट के अंदर मेरे को ये स्टेट चाहिए थी, मैंने वैल्यू इक्वल टू 0 रख दिया स्टार्टिंग में। अब आप चाहें तो डायरेक्टली भी यहाँ पे स्टेट पास कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर ऊपर इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने यहाँ पर आपके पास यहाँ पर आपकी इनिशियल स्टेट के एक अलग से ऑब्जेक्ट बनाया था यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ और इसको मैं अनकमेंट कर लूँ, ठीक है। तो इनिशियल स्टेट और देन इन लोगों ने किया यहाँ पे आपके पास इनिशियल स्टेट को यहाँ पे कॉल कर लिया, तो दोनों चीज़ सेम है। आपने अलग से ऑब्जेक्ट बना लिया और उसको यहाँ पे यूज कर लिया, या फिर आपने डायरेक्टली यहाँ बना ली, मर्जी आपकी। अब क्योंकि यहाँ पर आपका की और वैल्यू सेम है, तो आप बजाय ऐसे कि आप दो दफा इस तरह से लिखो, आप सिंगल टाइम भी इस तरह से लिखोगे तो आपका कोड सही चलेगा, कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। बट अभी आप लोग बिगिनर हैं तो मैं इसको यहीं पे इस तरह से रहने देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। देन उसके बाद आपके पास आता है नेम। अब नेम आपके पास क्या है, नेम आपको हमेशा जो भी आप स्लाइड बना रहे हो, ठीक है, जैसे आप काउंटर का स्लाइड है तो मैं यहाँ पे काउंटर ही रख देता हूँ। अभी काम किसके लिए आएगा, कहाँ पे यूज होगा, ये आपको हमेशा जितने भी आप स्लाइड्स बना रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो नेम है ये आपके पास यूनिकली यहाँ पे आप लिख रहे हो कोई भी, ठीक है। अब क्योंकि काउंटर का स्लाइड था तो इसलिए मैंने काउंटर रख दिया यहाँ पर। अब इसका पर्पस क्या है यूनिकली यहाँ पे रखने का, ये आगे जब हम यहाँ पर सारा सेटअप कर लेंगे स्टोर को और जब हम इसके यहाँ पर आके देखेंगे ना इस जगह पर अपने डेव टूल के अंदर, तब आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अभी के लिए हम इसको बस कोड को करते हैं, ठीक है, बाद में इसको समझेंगे इंशाल्लाह। मैं यहाँ पे कॉमा डालता हूँ और देन इसके बाद हमारे पास आखिरी चीज़ जो आएगी वो हमारे पास आएगी रिड्यूसर्स, ठीक है। अब रिड्यूसर आपके पास क्या है, यहाँ पर रिड्यूसर आपके पास एक ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं ऊपर कि लोगों ने रिड्यूसर बनाया और रिड्यूसर के अंदर एक ऑब्जेक्ट पास किया है, ठीक है। आप यहाँ पर रिड्यूसर के अंदर जाकर आप अपने मल्टीपल फंक्शंस बना सकते हैं। जो आप फंक्शन बनाएंगे वो आपके पास रिड्यूसर्स होंगे। रिड्यूसर आपके पास रिडक्स की दुनिया के अंदर रिड्यूसर आप इस तरह समझ लें कि आपकी स्टेट को हैंडल करने का जहाँ पे आप कोड लिख रहे होंगे वो आपके पास रिड्यूसर्स होंगे, एक तरह सिंपल सा आप ये समझ लें, ठीक है। नॉर्मल टाइम में हम उसको फंक्शन बोल रहे होते हैं, बट यहाँ पर ये जो हम इस रिड्यूसर के ऑब्जेक्ट के अंदर जो पास कर रहे होंगे नॉर्मल, ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, एक फंक्शन ही है, बट इनको हम रिड्यूसर्स बोल रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर आज उस कोड को अनकमेंट कर लेता हूँ और इसको अगर हम समझे यहाँ पर, तो ये मैंने क्या किया, एक इंक्रीमेंट का एक की बना दी यहाँ पर रिड्यूसर के ऑब्जेक्ट के अंदर, और इसको मैं नीचे लाइन में ले आता हूँ इस तरह से ताकि थोड़ा सा सही हो जाए। रिड्यूसर का ऑब्जेक्ट है, इसे मैंने एक इंक्रीमेंट की रखी है, जैसे आप ऑब्जेक्ट के अंदर अपना आप लोगों ने मेथड बनाए थे की, और देन उसके बाद उसका आपका फंक्शन कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन। तो मैंने यहाँ पर ये इंक्रीमेंट एक आपका फंक्शन आ गया, रिड्यूसर आ गया, देन डिक्रीमेंट का मैंने बनाया और वहां पे दूसरा ये आ गया, और फिर इंक्रीमेंट बाय अमाउंट बनाया है, इसको कॉपी कर लेता हूँ डुप्लीकेट, और एक मैं डिक्रीमेंट बाय अमाउंट भी बना लेता हूँ। ये क्या है अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, डिक्रीमेंट बाय अमाउंट। और ये आपको जितने भी आप यहाँ पे अपने कॉल बैक फंक्शन बनाएंगे, आप चाहें तो इस तरह से बना लें, एरो एनॉर्मस एरो फंक्शन, या आप चाहें तो एनॉर्मस आप रेगुलर फंक्शन भी बना सकते हैं, मर्जी आपकी।
बट जो भी आप बनाएंगे इस ऑब्जेक्ट के अंदर अपने फंक्शंस या रिड्यूसर्स, उसमें आपको ये दो चीजें मिल रही होंगी, एक तो आपको स्टेट मिल रहा होगा और सेकंड आपको एक्शन मिल रहा होगा। अभी कहाँ से आएंगे, ये आपको क्रिएट स्लाइड वगैरह ये खुद ब खुद इसके अंदर ये चीजें इंजेक्ट कर देगा, ठीक है। हमें इसको डिटेल में इतना देखने की जरूरत नहीं है, और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो अब मैं करवा क्या रहा हूँ यहाँ पर, मैंने सिंपल से यहाँ पे लॉजिक लिखी है कि भाई जो भी स्टेट हो, ठीक है, स्टेट डॉट वैल्यू, स्टेट का मतलब क्या है कि अब इस स्टेट के अंदर मुझे मेरा पूरा का पूरा ये वाला स्टेट का ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा, तो उसके अंदर स्टेट डॉट वैल्यू करूंगा तो मुझे ये चीज एक्सेस हो जाएगी ना। तो मैं सिंपल से यहाँ पे ये किया स्टेट डॉट वैल्यू, और इसका बिल्कुल मतलब ये है कि आप इस तरह से लिख लो, ये शॉर्ट हैंड लिखा हुआ है, आप लोगों ने चीज वैसे पढ़ाई थी, बट मैं यहाँ पे इसका थोड़ा सा दूसरा तरीका भी लिख देता हूँ, स्टेट डॉट वैल्यू, ठीक है, और यहाँ प्लस कर दूंगा इस तरह से कुछ, ठीक है। तो ये कर ले या नीचे वाली लाइन ऑफ कोड कर ले, मतलब बात एक ही है। तो यहाँ पर देखें आप लोग, आप एक्चुअली अपने रिड्यूसर, अपने जो ऑब्जेक्ट है स्टेट है उसको आप उसके अंदर डायरेक्टली वैल्यू को चेंज करवा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। मैंने यहाँ पे किया स्टेट डॉट वैल्यू, भाई जो भी हो स्टेट डॉट वैल्यू को एक्सेस करो, जैसे कि बाय डिफॉल्ट ये क्या होगी, जीरो होगी, तो जीरो में +1 करवा देगा, और फिर जो भी आउटपुट टोटल होगा 1 होगा, उसको दोबारा से इसी के अंदर सेट करवा दो, तो वैल्यू के अंदर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। और देन सेम चीज मैंने यहाँ पे की हुई है, डिक्रीमेंट के लिए माइनस मैंने डिक्रीमेंट करवाया हुआ है, और देन उसके बाद स्टेट डॉट वैल्यू, और इसके अंदर मैं एक्शन डॉट पेलोड कर रहा हूँ, ये क्या चीज है इसको भी हम जरा देखते हैं। अभी फिलहाल मैंने इतना किया है, और देन इतना करने के बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आकर यहाँ पर मैंने कुछ लाइन ऑफ कोड को कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पर। अभी मैंने यहाँ पर इतना सारा काम कर लिया, जो कोड किया है यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, एक्शंस क्रिएटेड आर जनरेटेड फॉर ईच केस रिड्यूसर फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जब आप यहाँ पर काउंटर स्लाइस, अब क्योंकि आपने इसको किसी वेरिएबल में नाम, कोई वेरिएबल में इसको स्टोर करवाएंगे, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कॉस्ट काउंटर स्लाइस, जो फाइल का नाम है वही रख दें तो बेहतर है, ताकि आपको नेम याद करने में या फिर ढूंढने में परेशानी ना हो क्या नाम रखते हैं, ठीक है। और ठीक है, तो मैंने काउंटर स्लाइस का नाम दे दिया अपने इस पूरे के पूरे इसको सब्जेक्ट को, ठीक है। देन उसके बाद मुझे क्या करना है, ये काउंटर स्लाइस जो मेरे पास है, इस काउंटर स्लाइस को इसमें डॉट, अब मैं अगर यहाँ पे आऊँ काउंटर स्लाइस लिखूँ डॉट करता हूँ, तो आपको यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीजें मिलेंगी, आपको सिलेक्टर्स मिल जाएंगे, रिड्यूसर मिल जाएंगे, एक्शन मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक्शंस को देखना था। अब जब मैं काउंटर स्लाइस डॉट एक्शंस लिखूंगा, इतना लिखूंगा, तो अब इस एक्शन के अंदर अगर मैं डॉट करूंगा, ठीक है, तो ये देखो जो भी आपने यहाँ पे अंदर फंक्शन बनाए होंगे इस रिड्यूसर के अंदर, ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट बाय अमाउंट, डिक्रीमेंट बाय अमाउंट, वो सब के सब आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे, ठीक है। अब क्योंकि ये जाहिर सी बात है, जो मैंने यहाँ पे अपने एक्शन बनाए हुए हैं, ठीक है, एक्शन क्रिएटिव जो अपने मैंने बनाए, यहाँ पर मैंने बनाए नहीं है, मेरे को बिहाइंड द सीन खुद ब खुद बना कर देगा ये रिडक्स टूल किट, ठीक है। तो अब इसको मैंने यूज करना है, अब जाहिर सी बात है मैं यहाँ पे तो नहीं यूज करूंगा, ठीक है, मैंने बोला था ना कि हम रिडक्स अपने ग्लोबल स्टेट का कोड जो है बिल्कुल एक सेपरेट जगह पे लिख रहे होंगे, और अपनी जो हमारी यूआई को क्रिएट करने का कोड है वो हम बिल्कुल सेपरेट लिखे होंगे, तो ऑब्वियसली बात हम यहाँ पे तो चीजों को यूज करवाएंगे नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर काउंटर स्लाइस डॉट एक्शंस, इनको मुझे यहाँ से एक्सपोर्ट करवाना है, ताकि मैं इसको किसी और फाइल के अंदर इनको यूज करके अपना काम कर सकूं, ठीक है। तो पहला तरीका तो आपके पास क्या था कि आप कुछ इस तरह से करते हैं, जो कि एक लंबा तरीका है, वो किस तरह से करते हैं, आप कुछ इस तरह से करते हैं, कुछ इस तरह से कि आप यहाँ पे लिखते हैं इंक्रीमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू, और काउंटर स्लाइस डॉट एक्शन डॉट, सॉरी, और यहाँ पे मैं एंड करता हूँ डॉट इंक्रीमेंट, ठीक है। एक तरीका तो आपके पास इस तरह आपको डिक्रीमेंट करना होता है, तो आप यहाँ पे डिक्रीमेंट डीई, डिक्रीमेंट इस तरह से कर रहे होते, फिर इस तरह से आप इंक्रीमेंट बाय अमाउंट, डिक्रीमेंट बाय अमाउंट सब कर रहे होते, तो ये आपका लाइन ऑफ कोड काफी ज्यादा लग रहा है, ठीक है। उससे बेहतर क्या है, इससे बेहतर क्या है आपके पास कि आप यहाँ पर कुछ इस तरह से कर लो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर काउंटर स्लाइस डॉट एक्शंस के अंदर आपके पास ये कुछ आपको ऑब्जेक्ट ही मिल रहा होगा ना, तो ऑब्जेक्ट को आप डिस्ट्रक्चर करवा सकते हो, और जो भी मैंने डिस्ट्रक्चर करवाया है उसको मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट लिख दूंगा, तो वो डायरेक्टली चीजें यहाँ पर मेरे से एक्सपोर्ट हो जाएंगी, तो इसको मैं जाके बाहर किसी फाइल के अंदर इंपोर्ट कर लूंगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट बाय अमाउंट और डिक्रीमेंट बाय अमाउंट, ठीक है। अभी क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अब हम जब इसको यूज करेंगे तो आपको सब चीजें खुद ही क्लियर हो जाएंगे आस्ता आस्ता। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आप लोगों ने देखा था जब मैंने काउंटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर किया था, ठीक है, तो ये आपको रिड्यूसर भी यहाँ पे मिल रहा है, डॉट करता हूँ तो रिड्यूसर भी यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, रिड्यूसर, ठीक है। तो अब ये क्या है, अब ये भी मुझे एक्सपोर्ट करवाना होगा, क्यों एक्सपोर्ट करवाना होगा, क्योंकि इस काउंटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर के अंदर आपको इसकी पूरी की पूरी ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा जो इसको आप मैनेज कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है, या आप पूरा का पूरा यहाँ से पास करोगे इस रिड्यूसर के अंदर इसके थ्रू, ठीक है। और ये आप कहाँ यूज करोगे, ये आप पाओगे इसके अंदर, और यहाँ मैं लिख दूंगा काउंट, COUNT काउंट,
कॉलन लाऊंगा और देन यहाँ मैं लिख दूंगा काउंटर रिड्यूसर यहाँ पर आएंगे, इसको सेव करते हैं और काउंटर रिड्यूसर मैं इसको जरा देख लूँ यहाँ पर हमें, अच्छा ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा, IMPORT इंपोर्ट, और यहाँ पर आकर मैं इसको जरा फीचर्स के अंदर जाऊँगा, फीचर के अंदर जाकर मैं काउंटर स्लाइस के अंदर जाऊँगा, दैट्स इट। और यहाँ पर आकर मैं काउंटर स्लाइस, क्योंकि डिफॉल्ट इंपोर्ट है तो मेरे पास काउंटर स्लाइस नहीं, मुझे काउंटर रिड्यूसर मिल जाएगा यहाँ से, काउंटर रिड्यूसर, क्योंकि वो डिफॉल्ट मैंने एक्सपोर्ट करवाया था तो इसलिए मुझे उसका सजेशन नहीं मिल रही है। इट्स ओके, हम यहाँ पर इस तरह से मैनुअली कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे इस तरह से कुछ कर लिया। अब जरा अगर मैं इसको सेव करूँ इस फाइल को, और अगर मैं अपने इस स्टेट पे आता हूँ तो अब यहाँ पे आप देखें तो आपको यहाँ पर ये देखिए काउंट के अंदर आपको यहाँ वैल्यू मिल गई, यहाँ पर कुछ इस तरह से 0, ठीक है। अगर आप इसके चार्ट पर जाएंगे तो आपको मिल रहा है यहाँ पर स्टेट और इसके काउंट है और काउंट के अंदर एक वैल्यू पड़ी है। रॉ पर आएंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखा रहा होगा, ठीक है। ओके, अब वहाँ पे नजर तो आने लग गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा भाई, ठीक है, इसको इग्नोर करें। अच्छा, अब इस तरह से ही अच्छा, अब यहाँ पर मैं रिड्यूसर के थ्रू, मतलब जो मैंने अपना काउंट रिड्यूसर यहाँ बनाया था, इसको मैंने एक्सपोर्ट करवाया था, वो सिर्फ इसलिए करवाया था ताकि मेरे जो यहाँ पर एक स्टेट पूरी की पूरी ऊपर बनी हो, ठीक है, जो मैंने ग्लोबल स्टेट यहाँ पर रखी है, इसके जो मैं पास करूँ इनिशियल स्टेट, उसको मैं यहाँ पे एक्सेस कर लूँ, इसको यहाँ पर मैं सेट करवा दूँ, ठीक है। तो एक चीज़ तो हो गई। सेकेंड चीज़ कि मैंने यहाँ पर इसके अंदर मल्टीपल, यहाँ पर ये देखें काउंटर स्लाइस डॉट एक्शन लिखा है और यहाँ पे मल्टीपल मैं एक्शंस को यहाँ पे एक्सपोर्ट करवा रहा हूँ। अब ये मेरे किस काम आएंगे, ये मेरे पास जब मैं किसी और फाइल में जाऊंगा और वहां पर जाकर मैं इसको इंक्रीमेंट करूंगा तो मेरे पास ये वाला फंक्शन ट्रिगर होगा, एक्शन डिस्पैच होगा। ये मैंने एक्शन क्रिएटर बना के दिया मुझे, किसने, रिडक्स टूलकिट ने, ठीक है। अब इसको यूज किस तरह से करना है हम इसको पहले देख लेते हैं, देन आपको पता चल जाएगा ये मैंने क्यों किया था, और ये जो हमने इसके अंदर नेम वगैरह दिए थे ये भी हमने क्यों दिए थे यहाँ पर, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं अपने ऐप के अंदर आ जाता हूँ और इस ऐप के अंदर जो मैंने कोड पहले से किया हुआ है इसको तो पहले मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर अच्छा बटन को यूज कर लेते हैं, सिंपल सा BUTTON बटन जो हमारे पास आन डिजाइन वाला था, इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ इंक्रीमेंट, और अब ऑन क्लिक को यूज करूंगा, जो हमें पता भी इसके अंदर ऑन क्लिक हमें मिल रहा है, ऑन क्लिक। और इसके अंदर आकर मैं अपने फंक्शन को ट्रिगर करवाता हूँ। पहले तो मैं यहाँ पर सिंपल सा लॉक लिख दूंगा, इंक्रीमेंट, ठीक है। और देन उसके बाद हमें क्या कर लेंगे, यहाँ पर इसी को मैं फॉर्मेट कर रहा हूँ और इसी को डुप्लीकेट कर रहा हूँ और यहाँ पर आके मैं डिक्रीमेंट कर लूंगा, ठीक है। और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट, और यहाँ पर डिक्रीमेंट, ठीक है। और ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बटन हो गए। अब अगर मैं अपनी यूआई में तो दो बटन यहाँ पे दिख रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से दिख रहे हैं। और यहाँ पर बीच में मैं अपनी स्टेट भी तो दिखाऊंगा जिसके अंदर मैं चेंजेस करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अब वो स्टेट मुझे कहाँ से मिलेगी उसको जरा देखते हैं। तो मैं यहाँ पर आ जाऊंगा और मैंने आप लोगों को बताया था, अब अगर मुझे अपने ये जो मेरी वैल्यू वाली, अब ये जब मैं अपने बटन पे क्लिक कराऊंगा तो ये मेरी वैल्यू ही इंडायरेक्टली चेंज होगी, और जाहिर सी बात है जो वैल्यू चेंज हो रही है उसी को मुझे यूआई में दिखाना होगा। तो इनडायरेक्टली मुझे इसको एक्सेस करना है, इस चीज को, ठीक है। काउंट के अंदर वैल्यू ये चीज, इसको एक्सेस करना है। तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ, मुझे अपने ग्लोबल स्टोर से किसी भी जगह पर मुझे किसी भी कंपोनेंट में कितना भी लेवल डीप क्यों ना हो, मुझे सिंपल सी ये हुक को यूज करना है, यूज सिलेक्टर हुक, ठीक है। ये कहाँ से इंपोर्ट होगी, आपके रिएक्ट रिडक्स से आपको मिल जाएगी, ठीक है। और देन आप इसको कॉल करेंगे और ये आपका इसके साथ पास करेंगे अपना सेलेक्टर स्टेट, ये देखिए आपको लिखा हुआ मिल रहा है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर, मैं यहाँ पे कर लूंगा स्टेट, क्योंकि ग्लोबल स्टेट है तो मैं इसको स्टेट का नाम दे देता हूँ, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। और यहाँ पर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं रिटर्न करवा रहा हूँ किसको, स्टेट को ही। इसको मैं यहाँ पे कट करूँ, रिटर्न करवाता हूँ स्टेट को, यहाँ से जो भी स्टेट मुझे मिल रही है यहाँ पर फंक्शन से वही मैं स्टेट यहाँ से रिटर्न करवा रहा हूँ। इसको मैं कॉस करता हूँ और यहाँ पे मैं स्टेट को अगर देखूँ, यहाँ पर स्टेट को मैं अगर लॉक करवा के देखूँ, कॉपी करता हूँ स्टेट को लॉक करवा के देखूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको क्या मिला है इस स्टेट में। अगर अपने कंसोल में आऊँ तो ये देखें, आप बिल्कुल यहाँ पे चेक कर सकते हैं क्लियरली कि आपको यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको एक की मिल रही है काउंट की, और उसके अंदर आपको एक वैल्यू मिल रही है 0 की, ठीक है। तो हम इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं इसको, कोई मसला नहीं है। तो अभी मैं अगर देखूँ तो अब क्योंकि मैं यहाँ से रिटर्न करवा रहा हूँ और सिंगल लाइन ऑफ कोड है और एरो फंक्शन है, तो बजाय इस तरह करने के हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप लोगों को मैं चीज़ पहले भी बता चुका हूँ, मैं यहाँ से कुछ ये कर देता हूँ, ये शॉर्ट तरीका है, तुम्हारा काम फिर भी हमारा आउटपुट सेम ही आएगा, ये देखिए कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सो ये तो चीज़ आ गई। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे इस ऑब्जेक्ट, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है स्टेट का, ठीक है, उसके अंदर मुझे काउंट एक की है,
फिर उसके बाद काउंट की के अंदर फिर एक वैल्यू है, मुझे इस जीरो को चाहिए ना, तो हम काउंट इस पूरा स्टेट के अंदर मुझे ऑब्जेक्ट मिल रहा है, स्टेट डॉट काउंट डॉट वैल्यू करूंगा तो मुझे जीरो मिल जाएगा। करके देख लेते हैं, मैं यहाँ पे करता हूँ स्टेट डॉट काउंट डॉट वैल्यू, तो ये देखिए आपको जीरो मिल गया यहाँ पर। ठीक है, तो अब यही मुझे डिस्प्ले करवाना है यहाँ पर, तो करवा देते हैं भाई, कोई मसला नहीं है। ऑब्जेक्ट लगाएंगे क्योंकि जावास्क्रिप्ट काम है, तो आपको पता है जब भी आप अपनी यहाँ रिटर्न के अंदर कुछ जावास्क्रिप्ट कोड लिख रहे होते हैं यहाँ पर इसके अंदर, तो आपको यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगानी होती है जीएसएक्स को लिखने के लिए। तो मैं यहाँ पर आके यही चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, स्टेट डॉट काउंट डॉट वैल्यू, ठीक है, स्टेट डॉट काउंट डॉट वैल्यू, इस तरह से आप इस तरह से भी कर सकते हैं। एक और चॉइस भी आपके पास है, मल्टीपल तरीके हैं इस काम को करने के, स्टेट डॉट काउंट कर लें, ठीक है, और फिर देन डॉट वैल्यू कर लें, इस तरह से कर लें यहीं पे, और देन यहाँ पर आपको डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी। ये भी आपकी मर्जी, आप इस तरह से करना चाहते हो इस तरह से कर लें, आपको आंसर दोनों जगहों पर आपको सेम ही मिलेगा। वैल्यू करता हूँ और यहाँ पे अगर आके मैं सिर्फ वैल्यू लिखूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर वही जीरो मिल रहा होगा यहाँ पर। दोनों तरीके सही है, आप जिस तरह से जाना चाहे आपकी मर्जी है। मैं इसको कट करता हूँ, यहाँ से स्पैन लिख लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और स्पैन के अंदर मैं अपने टेलविन की क्लास को यूज़ कर लेता हूँ। मैं बोल देता हूँ mx मुझे चाहिए राइट लेफ्ट राइट से 4 चाहिए, ठीक है, तो 4 का इसने पहले को दे दिया मैं। ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ, इंक्रीमेंट पे क्लिक करूँ तो ये मेरी स्टेट अपडेट हो, डिक्रीमेंट पे क्लिक करूँ तो ये आपके फंक्शन तो ट्रिगर हो रहे हैं क्योंकि मैंने इस पर क्लिक करवाया, तो आपका लॉग वगैरह चल रहे हैं। ठीक है, अब मुझे इस काउंटर स्लाइस के जो मेरी स्टेट पड़ी हुई है ये वाली, इसको मुझे चेंज करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर सारी लॉजिक लिख चुका हूँ, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट बाय अमाउंट, डिक्रीमेंट बाय अमाउंट, और यहाँ से इन फंक्शंस को मैंने एक्सपोर्ट भी कराया था, आप लोगों को याद हो तो। ठीक है, तो आ जाते हैं जरा यहाँ पर अपने किस कंपोनेंट में, ऐप कंपोनेंट में आ जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, कहाँ पर इंक्रीमेंट, वेट अ मिनट, ओके हाँ, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं इंक्रीमेंट को मंगवाता हूँ, इंक्रीमेंट। ठीक है, ये देखिए क्योंकि मैंने नेम एक्सपोर्ट दिया था तो मेरे पास सजेशन आ रही है यहाँ पर, अगर आप डिफॉल्ट एक्सपोर्ट देंगे तो आपको सजेशन नहीं आएगी। तो इंक्रीमेंट आ गया, यहीं पे मैं डिक्रीमेंट भी कर लेता हूँ, और यहीं पे मैं इंक्रीमेंट बाय अमाउंट भी कर लेता हूँ, इंक्रीमेंट बाय अमाउंट और डिक्रीमेंट बाय अमाउंट। ठीक है, सारे मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए। अब यूज़ किस तरह से करने वो भी हम देखते हैं। ठीक है, और अब इसके अलावा मैं 2 बटन और भी बनाऊंगा। ठीक है, 2 बटन में और क्या बनाऊंगा, हाँ, 2 बटन, एक और मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, इसको भी डुप्लीकेट करता हूँ, इंक्रीमेंट बाय अमाउंट कर देता हूँ यहाँ पर, इंक्रीमेंट बाय अमाउंट और डिक्रीमेंट बाय अमाउंट, AMOUNT अमाउंट। ठीक है, और इधर मैं डिक्रीमेंट बाय अमाउंट लिख देता हूँ लॉग के, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा अभी हम इसको चेंज कर लेंगे और इसको भी डिक्रीमेंट बाय इंक्रीमेंट बाय अमाउंट कर देते हैं। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इंक्रीमेंट बाय अमाउंट, डिक्रीमेंट बाय अमाउंट, आपके पास ये चीज़ आ चुकी है यहाँ पर बिल्कुल सही से। ठीक है, तो इंक्रीमेंट पे क्लिक करूंगा इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट बाय अमाउंट पे क्लिक करूंगा तो ये वाला फंक्शन ट्रिगर हो रहा है, डिक्रीमेंट पे क्लिक करूंगा डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट बाय अमाउंट पे क्लिक करूंगा तो वो वाला फंक्शन ट्रिगर हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब मुझे इंडायरेक्टली यहाँ पे फंक्शन तो इस तरह से लॉग तो करवाना नहीं है, मुझे अपने एक्चुअल लॉजिक लिखनी है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर आप इन फंक्शंस को, अगर मैं आप यहाँ पर आता हूँ इंक्रीमेंट करता हूँ, अगर आपके माइंड में आता है कि मैं इसको डायरेक्टली कॉल कर देता हूँ, कुछ इस तरह से इंक्रीमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर इसको मैं इस तरह से कॉल कर दूंगा, तो चेक करते हैं ये वर्क करते हैं क्या। ये वर्क नहीं करेगा, देख रहे हैं कुछ भी हमारे पास। इवन कि मैं अपने रिडक्स वाले टूल पे आता हूँ यहाँ पर, और इधर मैं ट्री पे आता हूँ और यहाँ पे देखिएगा आपको कोई एक्शन भी डिस्पैच नहीं होगा, इंक्रीमेंट करता हूँ कुछ भी नहीं ट्रिगर हो रहा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो यहाँ पे हम एक्शन क्रिएटर जो हमने यहाँ पे रिड्यूसर क्रिएट करवाए थे, अपने एक्शन यहाँ पे फंक्शन लिखे थे, उसके थ्रू जो हमारे को रिडक्स टूल किट जो एक्शन क्रिएट करके दे रही है यहाँ पर एक्शन क्रिएटर्स। ठीक है, वो उनको हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर कॉल इस तरह से नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ पर एक और हुक है हमारे पास, यूज डिस्पैच हुक। डिस्पैच हुक हम यूज करेंगे, ये भी कहाँ से आएगी, ये भी अगेन आपके पास डायरेक्ट रिडक्स से इंपोर्ट करवाएंगे। ठीक है, और इसको आप किसी भी वेरिएबल में नाम दे दें, किसी भी नाम का वेरिएबल में स्टोर करवा दें। मैं एक कन्वेंशन और स्टैंडर्ड है कि आप डिस्पैच के नाम से इसको स्टोर करवा रहे होते हैं, तो मैंने भी डिस्पैच के नाम से करवा लिया। इसको मैं कट कर देता हूँ, इसको यहाँ पर टॉप पे ले आते हैं, मर्जी आप कहीं भी लिखते हैं, कोई मसला नहीं है। और अब मैं आऊँगा इसको कॉपी करूँगा और देन आपको यहाँ पर आके इसको मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, सॉरी मैं यहाँ पे लिखूंगा डिस्पैच, DIS डिस्पैच, इसको मैं ओपन क्लोज करूंगा, ये भी आपका फंक्शन है, इसको आपको कॉल करना है। अब इस फंक्शन के अंदर आपको यहाँ पर कट करके यहाँ पे इसको मैं पास करूंगा ऐसे। ठीक है, जरा चेक करते हैं, इंक्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ, देख रहे हैं आप
मैंने इंक्रीमेंट, अब मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक किया, आपका यहाँ पर देख रहे हैं आपका काउंटर स्लैश इंक्रीमेंट चला है। अब ये जो, अब वो जो नेम मैं आप लोगों को बोला था, मैं आपको बताऊंगा क्यों क्यों मैंने रखा था, वो इसी वजह से रखा था। ये आपका जो एक्शन, ये आपके एक्शन टाइप होती थी, टाइप्स ऑफ लिखे होते थे पहले, आप रेडक्स के खुद से, आप ये चीज भी खुद से जनरेट कर रहे हैं, आप सिर्फ उसको ये नेम पास कर दो यहाँ पर स्लैश। अब क्योंकि इंक्रीमेंट वाला चला है तो आपका नाम स्लैश इंक्रीमेंट कर देगा। जब डिक्रीमेंट पे क्लिक करूंगा, नाम स्लैश डिक्रीमेंट, जो भी आप नाम रखेंगे। अब इसको मैं काउंट कर देता, तो देखिए आपको वहां पर काउंट मिल रहा होता। दोबारा करता हूँ, देख रहे हैं काउंट स्लैश इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट पे क्लिक करूंगा। अभी डिक्रीमेंट वाला आपका ट्रिगर होगा नहीं क्योंकि मैं उस पर डिस्पैच नहीं लिखा। तो वापस चलते हैं ऐप पर, और यहां पर आकर मैं इसको कॉपी करूंगा, कॉपी, एंड देन यहां पर आके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा इस तरह से। सॉरी, इसमें नहीं, डिक्रीमेंट वाले में, इसमें, और बाकी सब में पेस्ट कर देते हैं। फिर हम चेंज कर लेंगे अपने फंक्शन के नाम को, एक्शन क्रिएटर के नाम को, और यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा इंक्रीमेंट बाय अमाउंट, डिक्रीमेंट बाय, और सॉरी इधर मैं कर दूंगा डिक्रीमेंट, और यहाँ पर डिक्रीमेंट बाय अमाउंट। ठीक है, पहले हम इंक्रीमेंट वालों को देखते हैं, डिक्रीमेंट बाय अमाउंट वाले को हम थोड़ा इसके बाद देखते हैं। सो अगर मैं यहाँ पर आऊँ, पहले चीज आप देखेंगे आपको यहाँ पर हर चीज की ट्रेसिंग मिल रही है, आप हर चीज को डिटेक्ट कर सकते हैं कि भाई क्या एक्शन मैंने ट्रिगर करवाया। बट मैंने क्लिक हुआ, इन काउंट इंक्रीमेंट हुआ, देखिए ये वाला एक्शन चला, और अब इस एक्शन के चलने पर आप देखें आपकी स्टेट जो है वो चेंज हुई है, वैल्यू 0 थी 1 हो गई यहाँ पर, आपको यहाँ पर देखो यूआई में भी चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद आप डिफरेंस अगर चेक करें तो डिफरेंस, पहले आपके पास प्रीवियस स्टेट जो थी वो 0 थी, अब आपको 1 आ चुकी है। ठीक है, एक्शन पे अगर आप आओ तो एक्शन की टाइप जो आपके पास एक्शन ट्रिगर हुआ है वो आपके इस टाइप का एक्शन ट्रिगर हुआ था। ठीक है, ट्री में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर ट्री में आपको इस तरह से ट्री में दिखा रहा होगा, चार्ट में आएंगे तो आपको चार्ट दिखा रहा होगा प्रॉपर, और रॉ में आएंगे तो आपको इस तरह से रॉ में दिखा रहा होगा। ठीक है, तो आपको ये ग्राफिकल इंटरफेस मिल गया जिसके थ्रू आप इजीली अपनी स्टेट को डिटेक्ट कर सकते हो, किस एक्शन के ट्रिगर होने पर क्या चीज आपकी स्टेट अपडेट हुई, कौन सी स्टेट मॉडिफाई हुई है, किसमें क्या चीज चेंज हुई है। ठीक है, तो ये सारे एडवांटेजेस आपको वहां पर रेडक्स आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई में नहीं मिलते। ठीक है, और डिक्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ, पहले मैं इंक्रीमेंट पे एक दफा और दफा क्लिक करता हूँ, देखो इंक्रीमेंट हुआ, वैल्यू आपकी 2 हो गई। अगर मैं डिफरेंस में जाऊँ तो पहले 1 था, अब 2 हो चुका है। ठीक है, दोबारा क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं आपके पास सारे एक्शन ट्रिगर हुए। ठीक है, और ये देखिए प्रीवियस स्टेट एक्शन पे आता हूँ तो एक्शन आपको देखिए ये वाला ट्रिगर हुआ लास्ट टाइम पे। ठीक है, डिक्रीमेंट पे क्लिक करूंगा, देखिए डिक्रीमेंट वाला क्लिक हुआ, एक्शन आपका ये ट्रिगर हुआ है। और अगर मैं इसके ट्री में आऊँ, ठीक है, सॉरी स्टेट के ट्री में आता हूँ, स्टेट पे क्लिक करेंगे और इसके ट्री में आएंगे तो ये देखिए आपके पास 9 वैल्यू आई हुई है। डिक्रीमेंट करता हूँ, 5 4 3 2 1 0, और ऑब्वियसली बात है नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका इस तरह से वर्क करा। बट अब जो हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला काम किया है, ये हमारे पास ग्लोबल स्टेट के अंदर रहते हुए किया। अच्छा, एक और चीज, ऐसा आप लोगों ने हरगिज नहीं करना कि आपकी जितनी भी एप्लीकेशन की स्टेट है उन सबको उठाकर आप लोग ग्लोबल स्टेट में ले जाओ यहाँ पर, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आपको हमेशा सिर्फ उन्हीं स्टेट को उठाकर ग्लोबल स्टेट में लेकर जाना है जिसका आपको लगता है कि यार वो स्टेट जो है मुझे मल्टीपल कंपोनेंट में एक्सेस करनी पड़ेगी, तो बेहतर है कि मैं उसको इस तरह से पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट इस तरह से पास कर रहा हूँ, उसको मैं एक ग्लोबल स्टेट में रख लूंगा और देन वहां से पास करूंगा। अब कोई भी स्टेट इस तरह की है, सपोज कर मैं हेडर पेरेंट के अंदर मैंने कोई स्टेट बनाई, ठीक है, पोस्ट की या पोस्ट के एरे की, और सिर्फ उसको मैं यहीं पे इसको जो पोस्ट वाला एरे है उसको सिर्फ मैं इसी पैरेंट के कंपोनेंट के अंदर या पोस्ट के कंपोनेंट के अंदर सिर्फ यहीं पे यूआई में शो करवा रहा हूँ, कहीं और कहीं भी उसका एक्सेस नहीं है, कहीं भी मैं उसको पास नहीं कर रहा हूँ, कहीं भी मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस स्टेट को आप यहीं पे रखेंगे लोकली, वो फिर आप यूज रजिस्टर के थ्रू रखें या यूज स्टेट के थ्रू रखें। ठीक है, हाँ, जो स्टेट आपको लगता है कि यार जैसे कि सपोज कर ले मेरे पास यहाँ पर इस डार्क थीम की स्टेट है, वो मुझे पता है कि यार मुझे हर कंपोनेंट में उसको एक्सेस चाहिए होगा, हर कंपोनेंट को उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ऐसे स्टेट को आप उठाकर यहाँ पर ग्लोबल स्टेट के अंदर लेकर आएंगे। ठीक है, आपने कभी भी सारी की सारी स्टेट को उठाकर यहाँ पे नहीं लेकर आना। ठीक है, ये एक एडवांटेज, ये आपका ऐसा नहीं है कि कोई चीज आपको अगर मिल रही है तो उसको आप फजूल में उसका मिस यूज करो। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा आपने वही स्टेट्स रखनी है जो कि आपको लगता है कि यार मुझे ग्लोबली एक्सेस करना होगा उन स्टेट को, बस वही स्टेट यहाँ पे रखो। बाकी जो आपको लग रहा है जिन स्टेट को आपको लोकल रखने पे काम आपका हो रहा है तो उनको लोकल ही रहने दो, उनको आपको ग्लोबल ले जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, अब जरा मैं यहाँ पर आता हूँ और जरा और इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, एक दो चीजें और देखते हैं, देन हम इसको काउंटर स्लाइड वापस आता हूँ। और यहाँ पर मैं अगर इसको कॉपी करूँ लॉग को, और यहाँ पर आता हूँ और स्टेट कॉमा एक्शन, इसको जो मेरे को यहाँ पर मिल रहा है हर जगह पर, इसको मैं एक्सेस करता हूँ, इसके लॉग में मुझे मिलता क्या भाई,
कॉपी पेस्ट, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, कहाँ पर, अपने प्रोजेक्ट में आता हूँ और यहाँ पे कंसोल के अंदर आता हूँ और मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करूँ क्योंकि इंक्रीमेंट की फंक्शन के अंदर मैंने इसको लॉक करवाया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ इंक्रीमेंट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर दो चीज़ें मिल रही हैं। एक तो आपको प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट मिला है, ये आपका वही स्टेट है, ठीक है। आप इसको रीड नहीं कर पाएंगे, इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। और सेकंड आपको क्या मिल रहा है, आपको यहाँ पर जो आपको एक्शन वाला जो है, एक्शन जो है आपके पास, अगर मैं काम करता हूँ इसको मैं यहाँ पर आके कट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको स्टेट को हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं एक्शन को, हाँ ऐसे सही है। अगर मैं दोबारा रिफ्रेश करूँ और अब मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, ये आपका स्टेट वाला ऑब्जेक्ट आ गया, इसको इग्नोर कीजिएगा। ये आपका एक्शन है। अब इस एक्शन में अगर आप गौर से देखें तो आपको ये आपको एक ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा, ठीक है। हमेशा उसमें आपको दो चीज़ें मिल रही होंगी, एक तो आपकी टाइप होगी एक्शन की, कि टाइप कौन सी है, ठीक है, जो हमें यहाँ पे दिख भी रही थी, यहाँ पर ये देखें काउंट इंक्रीमेंट। और देन उसके अलावा आपको यहाँ पेलोड मिल रहा होगा, ठीक है। अभी पेलोड अनडिफाइंड क्यों है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ भी पेलोड पास नहीं किया है, ठीक है। क्या मतलब भाई पेलोड पास नहीं किया, पेलोड एक जेनरिक सा नेम है, आपका स्टैंडर्ड है, आप पेलोड यूज कर रहे हो जब भी आप यहाँ पे एक्शंस को, जब आप डिस्पैच करवा रहे होते हो अपने एक्शन क्रिएटर को, तो जो डेटा आप यहाँ से पास कर रहे होते हो वो आपको पेलोड कहला रहा होता है, ठीक है, रेडक्स की भाषा में, ठीक है। मैं यहाँ पे आया था और सपोज कर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ अली स्ट्रिंग में। आप यहाँ से कुछ भी पास कर सकते हो, स्ट्रिंग, एरे, ऑब्जेक्ट, नंबर, बूलियन, कुछ भी। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर पेलोड के अंदर क्या मिल गया, जो पहले आपको अनडिफाइंड मिल रहा था आपको यहाँ पर अली मिल चुका है, ठीक है। सो ठीक है, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हम पेलोड भेजना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, हम आगे जब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हम एपीआई कॉलिंग वगैरह किस तरह से करेंगे अपने ग्लोबल स्टेट के अंदर रहते हुए, तो उस टाइम पे हमें इन चीज़ों की नीड पड़ेगी, हमें यहाँ से कुछ ना कुछ डेटा पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ से पास करते, अभी हम यहाँ पे नहीं भेज रहे। अच्छा, बट यहाँ पर दो हमारे पास इस तरह के एक्शन क्रिएटर है जहाँ पे हम एक्शन अपना पेलोड हम भेजेंगे। मैं ज़रा अगर रिफ्रेश करूँ, अगर मैं इंक्रीमेंट बाय अमाउंट पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं एन मिला है। इसका रीजन सिंपल सा ये है कि इंक्रीमेंट बाय अमाउंट पे अगर मैं जाऊं, ठीक है, ये देखिए आपको यहाँ पे लिया है और ये देखिए यहाँ पर मैं आऊं, अगर मैं लॉक करता हूं, ठीक है, इसकी स्टेट और एक्शन को कॉपी, जैसे को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी, और इसको अगर मैं क्लोज करूँ यहाँ से और यहाँ पर आता हूँ और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी इसको मैं कॉपी करता हूँ दोबारा से और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ इंक्रीमेंट बाय अमाउंट में। सो और इसका भी सेम वही मतलब है, एक्शन इज इक्वल टू, इसको मैं डुप्लीकेट करूँ, सॉरी इसको अगर मैं सिंपल इस लाइन को डुप्लीकेट करता हूँ तो यहाँ पर आप स्टेट डॉट वैल्यू इस तरह लिख लें और प्लस करवा दें, आप मर्जी आपकी, वो एक शॉर्टन तरीका है जो ऊपर किया हुआ है, आप नीचे वाले अप्रोच यूज करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, इंक्रीमेंट अमाउंट पे क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर पेलोड में क्या मिला है, अनडिफाइंड मिला है। क्यों, क्योंकि मैंने पेलोड कुछ पास ही नहीं किया वहां से, ठीक है। अब पेलोड में क्योंकि अनडिफाइंड मिला है तो यहाँ पे एक्शन डॉट पेलोड में मुझे अनडिफाइंड मिला होगा, अनडिफाइंड को जब मैं जीरो के साथ ऐड करवाऊंगा, यहाँ पे देख भी लेते हैं, जीरो प्लस अनडिफाइंड, जीरो प्लस अनडिफाइंड, ये देखिए आपको यहाँ पर एन मिलेगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर, और अब अगर आप चाह रहे हैं कि यार ये अगर यूजर यहाँ पर कुछ डेटा पेलोड पास नहीं करता है, ठीक है, तो मैं इसको इंक्रीमेंट करवाऊँ ही ना, ठीक है। कोई मसला नहीं, आप यहाँ पर आ जाए इस अपने कोड के अंदर, यहाँ पर तो कट करें या कंडीशन लगा लें भाई, अगर यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर इसमें ये नहीं जाएगा, यहाँ पर अगर मेरे पास एक्शन डॉट पेलोड, एक्शन डॉट पेलोड अगर नॉट इक्वल इक्वल टू अनडिफाइन हो, ठीक है, अनडिफाइन के अलावा कुछ भी हो, मतलब कोई वैल्यू पास की होगी तभी मैं अंदर आऊंगा यहाँ पर और फिर मैं इसको इंक्रीमेंट करवाऊंगा, वरना वो जीरो का जीरो ही पड़ा रहेगा, ठीक है। कोई आपका इस तरह से एन वाला एरर आपके पास नहीं आएगा। और मैं रिफ्रेश करूँ अभी इसमें तो ये देखिए, वेट अ मिनट, इंक्रीमेंट बाय अमाउंट, ओके, वेट वेट, हाँ ठीक है, वो पहले आपको रिफ्रेश नहीं हुआ था, ये देखिए अब सही चल रहा है, ठीक है। अब क्योंकि आपको देखो पेलोड आपका अनडिफाइन नहीं आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ मैंने कंडीशन लगाई हुई है कि अगर पेलोड आपका अनडिफाइन नहीं होगा तभी अंदर आएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ और इसके अलावा मैं इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ भाई कि एक्शन डॉट पेलोड में कुछ ना कुछ ट्रूथी वैल्यू हो, ठीक है, वो अनडिफाइन, नल, फॉल्स, जीरो के अलावा कुछ भी वैल्यू हो तो ही मैं इसके अंदर आऊंगा और मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट करवाऊंगा, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, मसला नहीं है। तो मैं आया था यहाँ पर अपने ऐप के अंदर और ऐप के अंदर आकर मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट बाय अमाउंट, वेयर इज इंक्रीमेंट बाय, यहाँ पर तो मैं यहाँ पे इसको कर लूंगा
सपोज कर लें मैंने यहाँ पे पास कर दिया 1, ठीक है, तो 1 तो ऑलरेडी हम कर रहे हैं, मैं 2 पास करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ और मैं इस पे इंक्रीमेंट बाय अमाउंट पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, आपको पेलोड में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है यहाँ पर। तो आप जब यहाँ पर इधर 2 के साथ, क्योंकि ये आपका क्या है, ये ट्रू थी वैल्यू है ना आपकी, तो अब एक्शन डॉट पेलोड 2 आपका ऐड होगा 0 के साथ, तो वो 2 हो जाएगा और उसको वैल्यू को यहाँ पे दोबारा से सेट भी करवा देगा, तो आपको यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट होगा। आप देखें 4 6 8 10 12 16 18 20 22 24 26 27, ये क्लियर है। सो ये चीज़ है। एक्शन के अंदर आपको 2 चीज़ें मिलती हैं, आपको अपना पेलोड मिलता है और आपको अपना टाइम मिलती है। तो पेलोड आपके पास इंपॉर्टेंट है, सॉरी, तो पेलोड आपके पास इंपॉर्टेंट है और पेलोड लाजमी नहीं कि सिर्फ आप यहाँ पर नंबर ही पास कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर अपने अगर आप सपोज कर लें आपके पास यहाँ पे इन्फो का ऑब्जेक्ट है, आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करना चाह रहे हैं, यहाँ पे नेम है अली, एज है 25 और बस इतना ही करते हैं, फॉर्मेट सेव। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर पेलोड में क्या मिल रहा है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा, ठीक है, देखिए नेम और अली, जो भी आप वहाँ से पास करें, आप कुछ भी पास करें, एरे ऑब्जेक्ट डेट नंबर बूलियन कुछ भी आप पास कर सकते हैं। तो ये अब ऑब्जेक्ट को आप 0 के साथ ऐड कराना है तो आपको ये मिल रहा है, ऑब्वियसली बात है, एक अनएक्सपेक्टेडली हमने काम किया यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर 5 का इंक्रीमेंट करवा देता हूँ और इसी को कॉपी करता हूँ, कॉपी का करना है यहाँ पर मैं डिक्रीमेंट बाय 5 भी करवा दूंगा, सॉरी इस तरह से नहीं, यहाँ में मैं 5 पास कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ और देन अब मैं अगर आता हूँ इंक्रीमेंट तो 1 आ गया, इंक्रीमेंट बाय अमाउंट 6 हो गया क्योंकि 5 से इंक्रीमेंट करवाया, फिर करूँगा 11 फिर 16 21 26 31 36, ठीक है, डिक्रीमेंट कराऊंगा तो ये आपका बाय डिफॉल्ट 1 से डिक्रीमेंट करवाता है तो 5 हो जाएगा। अब मैं डिक्रीमेंट कराऊंगा तो 5 का डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। वेट अ मिनट, सॉरी, मेरे ख्याल से डिक्रीमेंट बाय अमाउंट के अंदर भी मैंने कोड कॉपी पेस्ट कर दिए, यहाँ पे बस इंक्रीमेंट करवा दिए, क्यों थोड़ा देख लेते हैं। मैंने कोड कॉपी पेस्ट किया था, मैंने चेंजेस नहीं की, बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने यहाँ प्लस ही करवाया, मुझे यहाँ माइनस करवाना होगा, ठीक है। F5 करते हैं, इंक्रीमेंट 1 2 3 4 5, इससे करेंगे तो 10 to 15 20 25 30 35 40, डिक्रीमेंट 5 से होगा इसका 35 30 25 20, इससे कराऊंगा तो 1 का डिक्रीमेंट होगा। तो आपके पास आपकी एक आपने काउंटर बना लिया है, ठीक है, जो कि आपका ग्लोबल स्टेट को यूज करते हुए, आपके रेडक्स के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आपके स्टेट को मैनेज कर रहा है, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा, अब इससे जरा फायदा देखें क्या होगा। अब सपोज कर लें ये जो मैंने काम किया था, ये मैंने किया था अपने, जो मैं स्टेट को हैंडल कर रहा हूँ, ये मैंने किया है अपने एक अपने ऐप कंपोनेंट के अंदर। अब इसी स्टेट को सपोज कर लें मैं एक्सेस कर रहा हूँ अपने 4-5 कंपोनेंट के अंदर, पेरेंट नेस्टेड मैं जरा दिखाता हूँ आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि हमने क्यों इसको यूज किया था, क्यों हमने इतनी लंबी की है यहाँ पर। मैं यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, यहाँ में एक फोल्डर बना लेता हूँ कंपोनेंट्स का, कंपोनेंट्स NENTS कंपोनेंट्स स्लैश, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ चाइल्ड, पेरेंट और चाइल्ड हो जाएगा, ये चाइल्ड CHILD चाइल्ड 1 कर लेता हूँ, ठीक है, .jsx, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर आता हूँ, इसको राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर चाइल्ड 2 कर लेता हूँ, .jsx चाइल्ड 3 कर लेता हूँ, चाइल्ड 2 ही कर लेता हूँ, इतना ही यहाँ पे, और फिर चाइल्ड 2.2 करता हूँ या सब चाइल्ड कर लेता हूँ यहाँ पर, सब चाइल्ड 1, सब चाइल्ड 1 और 1 इस तरह से कर लेते हैं .jsx, बट ये नहीं है, आपको नाम आगे इशू करेगा फाइल के अंदर, तो इसको मैं 1 ही कर लेते हैं, सब चाइल्ड 1, ठीक है, ये आपके चाइल्ड 1 का सब चाइल्ड 1 होगा, ठीक है। .jsx जो हमने एग्जांपल देखी थी यहाँ पर, उसी को हम यहाँ पर प्रैक्टिकली भी अब कर रहे हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पर वापस आ जाता हूँ और यहाँ पर आकर मैं एक और फाइल बनाता हूँ, सब चाइल्ड 2.jsx, ठीक है। और देन अब यहाँ पर मैं यहाँ पर आता हूँ, RFCE करता हूँ, RFCE, और यहाँ पर मैं सिंपल सा अपना, मुझे क्या करना है,
मुझे इसी स्टेट को एक्सेस करना है जो कि आपके पेरेंट में पड़ी हुई यहाँ पर, इसी को मैं चाह रहा हूँ अपने डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, जहाँ पे आ जाएंगे और इधर आकर मैं सबसे पहले तो यहाँ पर कट करता हूँ, कंट्रोल जी, इसको कट करते हैं और यहाँ पर आकर पहले तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सब जो भी आपका यहाँ पर चाइल्ड 1 आ रहा था उसको लिख रहे देते हैं, और साथ में यहाँ पर मैं अपना जो मेरा स्टेट है उसको भी मैं लिख लेता हूँ। और स्टेट को एक्सेस करने के लिए हम अगेन यही काम करेंगे, कॉपी करूँगा मैं यहाँ से, मैं चाइल्ड 1 में आऊँगा क्योंकि आपको पता है किसी भी कंपोनेंट में जितने लेवल मर्जी डीप कंपोनेंट में हो, हमें उससे गर्ज नहीं है, ये हमें यहाँ पर हम सिर्फ यूज सेलेक्टर हुक को यूज़ करेंगे, हमारी ग्लोबल स्टेट में कहीं भी कोई स्टेट पड़ी होगी हम उसको एक्सेस करके यहाँ पर ला के दिखा सकते हैं इजीली। कॉपी हमें कोई प्रॉप ड्रिलिंग, प्रॉप ऑफ शिफ्टिंग, ये सारा कॉन्सेप्ट हमें नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्टली स्टोर के अंदर जाएंगे स्टेट के इस तरह से और जाके किसी भी स्टेट को एक्सेस कर लेंगे। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, कट कॉपी, इसको मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, इसको मैं चाइल्ड 2 कर देता हूँ। ओहो सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, ओके कंट्रोल डी, इसको मैं चाइल्ड 2 कर देता हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, इसको मैं सब चाइल्ड सब चाइल्ड 2 कर लूँगा, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और सॉरी ये 1 है तो इसको 1 ही करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 1 1, ठीक है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, इधर आगे कंट्रोल वी, और यहाँ पर हमारे पास 2 2 और 2, मैं इस तरह से यूज़ कर लूँगा 2, और यहाँ पर मुझे कॉपी पेस्ट, फॉर्मेट सेव, इन सब फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ अपने पास। ओके, तो ये मैंने कुछ 4 कंपोनेंट बनाए हैं, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर कि पहले तो मेरे पास ये जो पेरेंट कंपोनेंट है, इस पेरेंट ऐप कंपोनेंट के अंदर मेरे पास यहाँ पर सब चाइल्ड 1 कॉल हो रहा है, ठीक है, चाइल्ड 1 कॉल हो रहा है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। और इसी के अंदर मेरे पास चाइल्ड 2 भी कॉल हो रहा है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। और इनके अंदर इन सब चाइल्ड इसके अंदर यहाँ पर मेरे पास नेस्टेड चाइल्ड हमने करना था ना, नेस्टेड कर लें किसी भी तरह से कर लें, और यहाँ पर आकर मेरे पास सब चाइल्ड, ओके, यहाँ मेरे पास सब चाइल्ड 1 कॉल हो रहा है, ठीक है, और इसके अंदर आकर मेरे पास सब चाइल्ड 2 कॉल हो रहा है, फॉर्मेट सेव, ओके, इसमें हम इंपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा सब चाइल्ड 2 तो सॉरी मैंने इस वाले जगह पे कर दिया, यहाँ नहीं करना मुझे, ये तो खुद ही सब चाइल्ड 2 है, यहाँ पर सब चाइल्ड 2 यहाँ मुझे करना होगा इस जगह पर, ठीक है, और यहाँ पर आकर मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा इस तरह से, फॉर्मेट सेव, ठीक है। ज़रा यूआई में आते हैं, ज़रा देख लेते हैं क्या हमें क्या मिल रहा है, ठीक है, मैं ज़रा रिफ्रेश करता हूँ, F1 कर लेता हूँ, F5 सॉरी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जितने भी ये हमारे पास हमारे कंपोनेंट हैं, ठीक है, इन कंपोनेंट के अंदर हमारे पास यहाँ पर हमारी चीज़ है, बट अगर मैं इंक्रीमेंट करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि मुझे कहीं पे भी प्रॉप्स ड्रिलिंग, प्रॉप अपलिफ्टिंग के थ्रू डेटा पास नहीं करना पड़ रहा है, मैं एक जगह चेंज कर रहा हूँ, मेरी हर कंपोनेंट में मेरी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं, देख रहे हैं सारे कंपोनेंट, और मैंने कहीं पे भी कोई प्रॉप ड्रिलिंग नहीं की, कोई प्रॉप अपलिफ्टिंग नहीं की, मैंने डायरेक्टली एक ही स्टेट को एक्सेस किया है यूज सेलेक्टर के थ्रू, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप यूज सेलेक्टर के थ्रू, और जब जब आपकी चेंजेस होंगी वो आपको कंपोनेंट खुद ब खुद रीरेंडर हो जाएगा। देखिए इंक्रीमेंट बाय अमाउंट करता हूँ, देखिए आपकी हर जगह पर वो चेंजेस नजर आ रही है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पे यहाँ पर। तो होप सो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, आशा कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, नहीं तो हम आज की क्लास में ही माइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग हमारी 2 क्लासेस और होंगी रिडक्स के ऊपर, रिडक्स टूलकिट पे एक क्लास होगी और रिडक्स आरटी की क्यूरी के ऊपर हमारी क्लास होगी, देन उसके बाद हम रियल टाइम प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम स्टार्ट कर देंगे। एनी क्वेश्चन एनी नहीं अली, क्वेरी? आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग थी। बस मैं ये चाहूंगी कि अगर आप इसका या तो लिंक सेपरेटली शेयर कर दें, क्योंकि इसमें लर्निंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी अभी ओके ना। ओके, नहीं मैं इंशाल्लाह मैं वीडियो अपलोड वगैरह कर दूंगा, ये मैं इंशाल्लाह चलिए, आज थैंक करूँगा। यू। थैंक यू, खुदा हाफिज़।